हम लोग ट्राइब्यूनल लेवल पे बातचीत कर रहे थे, है ना। रेगुलेटरी अथॉरिटी को देखने के बाद हम लोगों ने ट्राइब्यूनल्स पे बात शुरू किया था। उसी क्रम में एक चैप्टर और ऐड कर लीजिए, उसका नाम है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट। ठीक है, और दिल्ली इसका मतलब नहीं है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, है ना। और एक क्वेश्चन भी इससे लैंड किया हुआ है, अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चंस को देखते हैं पहले, इसलिए कि थोड़ा ये समझ में आए किस रास्ते पे आगे बढ़ना है। क्वेश्चन पहले देखने से ना यूपीएससी का टेस्ट पता चलता है क्या चाहती है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम करेंगे फ्यूचर में। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कैट पे, और वो 2019 का है। ये सवाल इन्होंने पूछा है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या न्यायाधिकरण एक ही चीज होता है जिसकी स्थापना केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों द्वारा उनके विरुद्ध शिकायतों एवं परिवादों के निवारण हेतु की गई थी। आजकल एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण के रूप में अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहा है। व्याख्या कीजिए। पैरेलल जुडिशियल बॉडी ये बन चुका है। तो ये बिल्कुल ओपनिंग, और आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल इनिशियल क्वेश्चन है, 2019 में 2019 में पूछा गया। जबकि अगर सिलेबस को देखें तो उसमें ट्राइब्यूनल शब्द कहीं नहीं लिखा हुआ है। फिर ये सब सवाल कैसे पूछते होंगे, कहां से आता होगा? सिलेबस से इसको थोड़ा सा जोड़ें। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो यह है ना क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक संगठन। इसमें दो ही तरह के संगठन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसे तो अलग से हाईलाइट भी किया हुआ है सिलेबस में, वो ये है। और दूसरा है ट्राइब्यूनल। बाकी अगर पूरे सिलेबस को छान मारे तो कैट नाम से कोई भी चीज यहां दिया हुआ नहीं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल दिया हुआ नहीं। लिखा हुआ जो है वो क्या है, अर्ध न्यायिक संगठन ही लिखा हुआ है। तो सवाल इससे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि यही हमारे पास है, ट्राइब्यूनल का सबसे सुप्रीम बॉडी है, फेमस है, अच्छा है, इसलिए इस सवाल पूछे हैं। और बड़े ही ओपनिंग स्टेटमेंट वाले सवाल आए हैं, सिंपल सवाल है। जैसे ही कुछ देर पढ़ेंगे आप इसको समझ पाएंगे, जान पाएंगे, इसको करने की स्थिति में, हालत में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी लिहाज से हमें इसे भी तैयार करना है। तो ये जो संस्था है कैट, इसके बारे में क्या क्या पढ़ना है? एक तो पहले एबीसीडी जनरल कॉन्सेप्शन जो है, इसकी संकल्पना क्या है उसको समझें, कब बना, क्यों बना, कैसे आया, ये क्या है, इसको एबीसीडी कहते हैं, ये जानेंगे। फिर हम लोग ये जानेंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और ये किस तरीके से अपने उद्देश्यों को मैग्नीफाई कर रही है, यानी एक इंडिपेंडेंट बॉडी के रूप में डेवलप हो गई है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को ये लगातार विस्तारित कर रही है या मैग्नीफाई कर रही है, विस्तार करते जा रही है। जो सोच करके बनाए थे उससे ज्यादा इन्फ्लुएंस पे काम कर रही है। और जाहिर है कि यूपीएससी को जहां पे झगड़े, विवाद, मुद्दे ये सब है वो पसंद है। उल्टा धारा बहाने वाली बातें उनको अच्छा लगता है, सवाल पूछने में उनको आनंद आता है। ये जहां पे क्रिटिसिज्म हो, कुछ तंग हो, कोई मामला हो, जहां मामला नहीं है वहां यूपीएससी का नजर पड़ता ही नहीं। जब मामला नहीं है वहां पीसीएस वालों का नजर पड़ता है। सीधा सीधा सच्चा सुच्चा सवाल, ये सिलेबस में लिखा है, ये आप बता दो तो सब एसटीएम बनो। अब वो भी बदल रहे हैं, यूपी पीसीएस उस रास्ते में सबसे आगे है जो यूपीएससी का नकल कर रहा है। उसके बाद साउथ की एक दो है पीसीएस जो थोड़ा इन्फ्लुएंस करता हुआ नजर आता है। ठीक है, आंध्रा, उड़ीसा, पीसीएस ये सब कुछ थोड़ा सा कुछ कर लेते हैं, अदरवाइज बाकी के हालात अच्छे नहीं है। पीपीएससी एक है बिहार का जो कई बार बड़े इनोवेटिव सवाल बनाता है, बड़े एनालिटिकल सवाल बनाता है, पॉलिटी वाले सेक्शन में, है ना, खास करके गवर्नेंस का यूज कर करके वो अच्छा करता है। लेकिन कई बार दूसरे सेक्शन में बड़े सिंपल भी आ गए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएं, उसके बारे में लिखें, है ना। कई बार क्या बारे में बताओगे भाई? ऑप्शनल में भी कभी कभी सीधे साधे कुछ ऐसे सवाल आपको दिख जाएंगे। तो मतलब पीसीएस का वो स्टैंडर्ड नहीं हो पाए, और ऐसा होना भी चाहिए। उनका डिफिकल्टी लेवल अगर यूपीएससी के जैसा होगा तो आईएएस का ब्रेन और पीसीएस का ब्रेन में फिर कैसे अंतर होगा? फिर आईएएस आईएएस होगा कैसे? तो कुछ तो अंतर होगा ना भाई। पूरे जिला का मालिक किसी को बनाया जाएगा तो उसका कुछ तो दिमाग का साइज होना चाहिए, कुछ सोचने समझने की क्षमता हो, और खास करके झगड़ों को, विवादों को, चुनौतियों को जानने की उसके पास क्षमता हो, तभी तो होगा। इसलिए सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, उसकी कमियां या लिमिटेशंस क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, है ना। और इस पर बातचीत चलने लगी है ये कि भाई ये बेकार की संस्था है, इसको भी भंग कर देना चाहिए। आपको हमने पहले ही बताया था, जो भी पढ़ोगे उसकी कमियां ही। शुरू से क्या पढ़ा गया बताओ? आपने सीबीआई पढ़ा, कमी पढ़ा, आरटीआई पढ़ा, कमी पढ़ा, इन्वेस्टमेंट पढ़ा तो 10 तरह की कमी पढ़ा। जिधर नजर डालो उधर ही कमियां कमियां, है ना, और लिमिटेशंस ही आपको पढ़ने हैं यूपीएससी में, यही सब आता है। ठीक है, वहीं से इश्यूज डेवलप होते हैं। ये सबसे फेवरेट एरिया है यूपीएससी का, जो अब तो चूंकि इस एरिया पे सवाल पूछ चुके हैं, जो आपने देखे और आप समझने की स्थिति में होंगे थोड़ी देर के बाद। ठीक है, यहां से फ्यूचर में होंगे सवाल। अगर मान लो कि इसकी इतनी आलोचना हो रही है या ये भी बात चल पड़ी है कि ऑफिस ऑफ द सीएजी कैट शुड बी अबॉलिश्ड, है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को क्यों नहीं समाप्त कर देना चाहिए, इस पर भी बात चल रही है।
चली है तो क्यों चली है उसको समझेंगे। और अगर नहीं ये हो रही है समाप्त, ये इसने अपनी हस्ती बना के रखा हुआ है, तो क्या इसकी प्रासंगिकता है, इसका महत्व तो क्या है, क्यों ये एकदम अपने अस्तित्व को बना करके धूम धड़ाके से चल रही है। बाकी स्टेट्स लेवल पे हमने बहुत सारे ट्रिब्यूनल बनाए। मध्य प्रदेश के ट्रिब्यूनल थे, समाप्त हो गए 2003 में। तमिलनाडु के ट्रिब्यूनल समाप्त हुआ, बनाया, फिर हटाने की बारी है। आसाम में ट्रिब्यूनल बना, हटा, स्टेट्स तो हट जाता है, खत्म हो जाता है। ये जब से बना हट ही नहीं रहा, इसको कभी भंग करने, अच्छा कैसे बनेगा या हटेगा, छुट्टी के पहले बताया था आपको। पार्लियामेंट्री इस पे काम करती है, संसद ही वो बनाएगी और बिगाड़ेगी, स्टेट्स को राइट्स इस पे नहीं है। तो इसकी ऐसी क्या खासियत है, क्यों इसने अपनी हस्ती बना रखी है। अच्छा, अगर हस्ती है भी, कुछ चीजें ठीक भी हैं, तो इस लिमिटेशन को सुधार कर लें, तो उसको दूर करने के लिए कुछ सुधार के उपाय क्या होने चाहिए। कुल मिलाकर हमें ऐसी ही बातों को सीखना और समझना है। ठीक है, चलिए तो इस पर बात शुरू कर देते हैं। एक बड़े ही सुधारक प्राइम मिनिस्टर आए, राजीव गांधी। उनका कुछ आइडिया था, उस आइडिया की वजह से इस संस्था का जन्म हुआ। ठीक है, और उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स के पहल किए, उसमें से एक ये भी है। कैसे बनाई जाएगी प्रशासनिक न्यायाधिकरण, तो आप जानते हैं, हमने आपको पहले बताया है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 323 ए फॉर एप्पल, उसमें इसके बारे में वर्णन है। बी में अन्य पर्पस के लिए बन सकता है, ए के माध्यम से हम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बनाते हैं। राजीव गांधी को लगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी जब वो आईएएस हो जाता है या आईपीएस बन जाता है, तो उसके कई तरह के अधिकार छिन जाते हैं, है ना, बहुत कुछ बोलने को नहीं रहता, क्योंकि आप एम्प्लॉयर साइड पे काम करते हैं, आप मालिक के बिहाफ पे काम कर रहे होते हैं, आप खुद ही गवर्नमेंट होते हैं, है ना। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत आलोचना करने के अधिकार आपके पास होते नहीं, मालिक अपना आलोचना थोड़ी करेगा, आप एम्प्लॉयर नहीं, एम्प्लॉय नहीं, नंबर 1। इसके बाद भी कुछ तो समस्याएं होती होंगी प्रशासन में, खास करके कार्मिक मामलों से संबंधित पर्सनल मैटर या एचआर वाले मामले, जैसे भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, वेतन, कार्य के घंटे, अवकाश, छुट्टियां इत्यादि, इनसे रिलेटेड समस्या। तो कहां जाए, वो जाने के लिए हालांकि व्यवस्था है, जा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी की नजर से देखें तो 2 जगह जाने का ऑप्शन है। एक जगह कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 32 से दिया है, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 226 के तहत ये सीधे हाईकोर्ट जा सकते हैं, और यहां से रिट जारी करा सकते हैं। रिट जारी करने के राइट से ओ वारंटो, है ना, अधिकार परीक्षा, ये कर सकते हैं। फ्रॉम दैट वारंट और अथॉरिटी, किस सत्ता से हमारे साथ ये भेदभाव किया गया। मान लीजिए किसी एक्स नामक अधिकारी के कनिष्ठ जूनियर बैच के किसी का प्रमोशन हो गया और उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जा सकता है, कोई वारंट होगा कि भाई रिट जारी होगा और देख लिया जाएगा उसको कि भाई आपने ये भेदभाव कैसे किया, बताइए। लेकिन क्या लगता है आपको कि प्रमोशन कैसे होता है, क्या इसकी जानकारी यहां बैठे हुए लॉयर्स को होगी। जो न्यायाधीश है वो क्या है, बेसिकली एक लॉयर है, थोड़ा सा अनुभवी लॉयर है। 10 साल का एडवोकेसी हो गया तो आप इन सब संस्थाओं में जाने लायक हो जाते हैं, यही होता है ना। तो इससे तो कुछ होगा नहीं, और आप तो बहुत कुछ आप पढ़ चुके हैं गवर्नेंस में। आप जानते हैं कि प्रमोशंस, अगर मान लीजिए मिनिस्ट्री को देखें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी, ये सब सिस्टम बना हुआ है। अंडर सेक्रेटरी से डिप्टी सेक्रेटरी बनाने के लिए कार्मिक सचिव काम करता है ना। और कई बात में आपको हमने बताया होगा, एक एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड होता है जो ये काम करता है, और यहां से यहां जो प्रमोशन करता है उसके बारे में तो पढ़ाया है, उस अधिकारी के बारे में पढ़ाया है। हालांकि आप दिवाली की छुट्टी के बाद आए हैं तो पता नहीं वो है कि नहीं, है ना, आपके दिमाग में। कैबिनेट सेक्रेटरी, मंत्रिमंडलीय सचिव, जो क्या है, सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का चेयरपर्सन होता है। और इस तरह का प्रमोशन यहां से यहां, उप सचिव से संयुक्त सचिव के स्तर पर प्रमोशन कौन करेगा, कैबिनेट सेक्रेटरी, और वो सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। और ये भी आप जानते हैं कि यहां से यहां जो प्रमोशन होगा ये कौन करेगी, कैबिनेट कमिटी ऑन अपॉइंटमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो पीएम के नेतृत्व में कैबिनेट कमिटी, बोलिए ज्यादा अच्छा है। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। और यहां से ऊपर की जो भी प्रमोशन है, जैसे इस बीच में भी कुछ पिन लेवल हो सकता है, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, और फिर सेक्रेटरी होते हैं। तो ये प्रमोशन के सिस्टम है। तो कुछ देखते होंगे ना, ये क्या ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस बने हुए होते हैं ये सब। जैसे मान लीजिए कि प्रमोशन करना है तो 5 साल का एसीआर देखते हैं। एसीआर मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रोल, एक अधिकारी ने पिछले 5 साल में क्या काम किया या 6 साल में काम किया, इनकी कार्यप्रणाली क्या होती है, इनकी प्रक्रियाएं क्या हैं। तो कोई भी जज जो है, इसमें कोई आईएएस अधिकारी तो है नहीं कि प्रशासनिक तकनीकों और रूल्स रेगुलेशंस को जानता होगा। इसके बाद वो न्याय भी करेगा तो कैसा होगा, अन्याय का जैसा होगा। ये काम करने के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन का नॉलेज हो, स्किल हो। तो अगर यही चीज ट्रिब्यूनल में जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए 2 तरह के मामले बन सकते हैं। मामले कहां कहां जाने चाहिए, कैसे। कोई भी विवाद इसको लेकर के 2 तरह का, मान लीजिए एक मैटर हो सकता है फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकार का विषय। जैसे मान लीजिए कोई महिला आईएएस आईपीएस अधिकारी है, उसका प्रमोशन नहीं हुआ। मान लीजिए किरण बेदी जी थी, दिल्ली एडमिट्स कैडर की ऑफिसर थी, और उनको कमिश्नर पुलिस नहीं बनाया गया दिल्ली में, उनके जगह पर युद्धवीर सिंह डडवाल, हाँ, उनको बनाया। तो ये मामला बन सकता है कि भाई अब था कि नहीं, ये देखने लायक बात है, लेकिन मामला बनाने में लिंग के आधार पर भेदभाव। तो अगर हम देखें तो आर्टिकल 15-16 का मैटर ये होगा, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, प्रजाति, नृजाति, इसको और एक्सपेंड करके जाति, धर्म के आधार पे, भाषा, लिंग के आधार पे, आवास इत्यादि के आधार पे क्या कोई भेदभाव हुआ है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए।
या ये मामला कहां जाना चाहिए, हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि ये इसके एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन प्रमोशन में सिर्फ यही प्रॉब्लम होता है ऐसा तो है नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम भी होगा। ये करने वाली जो संस्थाएं हैं इन्होंने सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया, या कैबिनेट सचिव ने पालन नहीं किया, कैबिनेट कमेटी ने मीटिंग में क्या किया, क्या सोचा, क्या देखा, इसमें भी तो भेदभाव हो सकता है ना। ये मामला कहां जाना चाहिए, इसको कहते हैं प्रशासनिक त्रुटियां, प्रशासनिक ये कहा जाना चाहिए। इसी के लिए एक संस्थान की कल्पना की गई जिसका नाम है कैट, क्योंकि इस जगह पे न्यायाधीश की कुर्सी पर प्रशासनिक अधिकारी बैठा होगा, कोई सामान्य न्यायालय का कोई लॉयर नहीं होगा, जिसको पता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या देखा जाता है, क्या नहीं देखा जाता है, तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री आए, बड़े रिफॉर्मिस्ट टाइप के प्रधानमंत्री, जिनको लगा कि भाई प्रशासनिक अधिकारियों को इस सिस्टम से बहुत अच्छा न्याय नहीं मिल पा रहा है, इसमें देरी भी होती है, तो एक नया सिस्टम बनाए, अगर प्रशासनिक त्रुटियां हैं तो उनका भी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, ये एक अपना इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इस संस्था ने किया और इसने अपने एक प्रभाव क्षेत्र को अच्छा खासा बढ़ा लिया है। ठीक है, और बहुत बेहतर तरीके से ये अपना काम करने लगी है। ठीक है, एग्जैक्टली आप जानते हैं संविधान के आर्टिकल 330A से प्रेरणा लेकर के ये संस्थान हमने बनाया है और संसद इसके लिए काम करती है, ट्रिब्यूनल हमने बनाया है 1985 में। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, पूरे भारत को 19 बेंच देखती है, 19 सर्किट एक्चुअल में हमने बना लिया है, या आप ऐसा करिए भारत को 19 भाग में कर लिया है। ट्रेडिशनली जहां जहां पे पहले हाईकोर्ट हुआ करती थी, अब तो हाईकोर्ट ज्यादा है, 25 हाईकोर्ट हो गई है, पहले 17 हाईकोर्ट हुआ करती थी, है ना। तो एक्जैक्टली वो जहां जहां है वहां पे तो बेंच इसके थे ही पैरेलल। उसके बाद 2 जगह और एक्स्ट्रा बेंच हमने बना लिए थे, और वो क्या है, लखनऊ, जहां हाईकोर्ट नहीं है वहां अगर देखें तो लखनऊ और जयपुर 2 इस तरीके से, तो 17 + 2 = 19 बेंच हमने इसके लिए बनाया था और पैरेलल एक जुडिशियल सिस्टम इसके लिए डेवलप किया। तो पिछली बार हमने पढ़ाया था कि हम लोगों ने इस तरह का मॉडल अपनाया हुआ है। एंग्लो सेक्शन नाम सुने हैं, चलिए तो कुछ मामला ठीक है। एंग्लो सेक्शन हमने अपनाया है जिसमें खिचड़ी मॉडल है, एकदम से शुद्धतम, मतलब परिशुद्ध शुद्ध एकदम अच्छा वाला 24 कैरेट का सोना जैसा ट्रिब्यूनल हम लोग नहीं बनाते हैं, हम लोग थोड़ा मिक्सचर वाला बनाते हैं। और भारत में ये सब हैबिट है, क्या उनका देख लो उनका देख लो, कैसे कैसे सबको थोड़ा मिला के बना लो, विभिन्नता में एकता का आदत है हम लोग। जैसे संविधान बनाया है या कोई भी लॉ लेजिस्लेशन बनाएंगे तो सबका बिना लिए हम छोड़ते नहीं। नोट्स बनाने में तो ठीक है, लेकिन कोई व्यवस्था बनाने में ये उतना अच्छा नहीं होता है। व्यवस्था लोगों की अपेक्षाएं, डिमांड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि एंग्लो सेक्शन में उतना अच्छा मॉडल का ट्रिब्यूनल नहीं होता। जैसे ट्रिब्यूनल्स जो होते हैं वो सस्ता न्याय, जल्दी न्याय, सिर्फ साक्ष्य के आधार पर वो न्याय करने वाले नहीं होते। क्या होना चाहिए, प्रशासन को कैसे और काम करना चाहिए, उस आधार पर भी वो काम करते हैं, वैसा बनाना चाहिए। उनके डिसीजन फाइनल होते हैं, जैसा कि आपने फ्रांस में देखा था, है ना, या जर्मनी या ऐसे जगह पे जो कॉन्टिनेंटल टाइप की चीजों को जो अपना करके रखे हुए हैं। हमने ऐसा भी नहीं किया कि सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी न्यायाधीश बनेगा, तो हमने खिचड़ी मॉडल अपना लिया है। और हमारे पास दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं, जैसे टोटल 69 मेंबर्स हैं, तो 34 जो है जुडिशियल मेंबर्स हमने रखे हैं, 35 जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साइड से हमने रखा हुआ। चेयरमैन को हमने रख लिया है कि वो जुडिशियल मेंबर ही चेयरमैन होगा। जैसा अभी आप रिसेंटली देखेंगे कि ये चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस या रिटायर्ड चीफ जस्टिस मेघालय हाईकोर्ट के, वो अभी ये रंजीत वसंत राव मोरे ये हैं अभी। और इसके लिए हमने कोई फिक्स क्राइटेरिया भी एक्ट में नहीं लिखा, क्योंकि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को बहुत अधिकार होते हैं। हमने कानून में ये लिख दिया है कि कार्यपालिका समय समय पर बताएगी कि किस तरह के जुडिशियल मेंबर को हम लेंगे, एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी जैसे चीफ जस्टिस को रखा है मेघालय हाईकोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस को, अभी हो सकता है कल कहीं और के होंगे, परसों कहीं और के होंगे। और यही वजह है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका को असीम अधिकार होते हैं। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो कानून बस स्केलेटन है, ठीक है, उसको बहुत ज्यादा हमने इफ एंड बट्स नहीं किया, बहुत खास व्यवस्थाएं हमने नहीं की। और सबका जड़ यही है कि हमने क्या कर लिया है, एंग्लो सेक्शंस को अपना लिया है। तो इस तरह का एक बड़ा हाईफाई टाइप का इंस्टीट्यूशन है। और सिर्फ ये नहीं समझना चाहिए कि इसको बनाने का उद्देश्य था कि प्रशासनिक अधिकारियों के अपने जो मामले होते हैं, प्रशासनिक मामले, सिर्फ उसी के लिए ये काम करती है, ऐसा नहीं। धीरे धीरे इन द कोर्स ऑफ टाइम, धीरे धीरे इसने अपनी हैसियत को काफी बड़ा किया। उसका वजह है कुछ, अभी हम देखेंगे, जानेंगे क्यों ऐसा हुआ। जब इतने बेंच बन गए, काम करने लगे, तो सिर्फ ये नहीं कि प्रशासनिक अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, इसके बारे में ही काम होता है। एग्जैक्टली झगड़ा किस तरह का होगा, कितने तरह का होगा, आपको हमने पहले भी बताया है कि विवाद मौलिक रूप से 3 ही तरह के लाइफ में आपको नजर आएंगे। कैसे कैसे? एक तो नागरिक और नागरिक के बीच में होंगे, ये कहां जाएगा, सामान्य न्यायालय, है ना, सामान्य न्यायालय, यानी ऐसा कोई सिस्टम होगा जिसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, 2 इंडिविजुअल के बीच में झगड़ा हो जाए। या फिर सरकार और सरकार के बीच में हो सकता है। यह मामला भी 3 तरह का फर्दर बनेगा।
एक तरफ केंद्र की सरकार, दूसरी तरफ राज्य की सरकार, ऐसा हो सकता है। ठीक है, या एक राज्य और दूसरा राज्य, या एक से अधिक राज्य और एक से अधिक राज्य, मतलब राज्य राज्य का फॉर्मेट पे झगड़ा हो सकता है। और झगड़ा हो सकता है केंद्र प्लस कुछ राज्य और उसके बदले में बनाम कुछ राज्य, ऐसा हो सकता है। ये तीन ही तरह का विवाद होगा, इसमें भी चौथे तरह का नहीं हो। इस तरह के झगड़े को क्या कहते हैं? फेडरल डिस्प्यूट्स, संघात्मक विवाद। तो ये सीधे सीधे मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, आर्टिकल 131 ऐसा कहता है। और सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवाद याचिका आर्टिकल 71 सीधे वहीं पर लैंड करेगी। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से रिलेटेड झगड़ा होगा, पहली नजर में ही सर्वोच्च न्यायालय में ही जाएगा, या इसके तरह के झगड़े होंगे तो पहली नजर में फेडरल डिस्प्यूट्स होंगे, आर्टिकल 131 सीधे पहुंचेगा कहां? लैंड करेगा सुप्रीम कोर्ट। तीसरे तरह का है जिसमें प्रशासन और नागरिक के पालिका काम करती है। मान लीजिए यूपी गवर्नमेंट और एमपी गवर्नमेंट लड़ जाए, या उनको हटा दीजिए, प्रशासनिक अधिकारी लड़ जाए, डीजीपी यूपी के, डीजीपी एमपी के, वो तुम्हारे यहां से डकैत आके चोरी करके चला जाता है ना, तुम देखते नहीं है, ऐसा हो जाए, सरकारी का झगड़ा माना जाएगा, वैसे मामला इधर चला जाएगा। यहां बात हो रही है एक तरफ इंडिविजुअल या सिटीजन, दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है अभी कि अगर हम किसी प्रशासनिक अधिकारी की बात कर रहे हैं, आई एम सॉरी की बात कर रहे हैं, इसका आइए इसके अगर मामले आते हैं तो ये तो प्रशासन और प्रशासन हो जाएगा झगड़ा, तो ये तो इसमें सेट ही नहीं किया। ऐसा नहीं, जब भी किसी प्रशासनिक अधिकारी की याचिका आती है तो उसको क्या ट्रीट किया जाता है? एज ए सिटीजन, नागरिक। क्योंकि आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन अगर कभी नौकरी में जाने में, कभी भर्ती में कभी आपको झगड़ा हो जाए तो आप कहां जाओगे? फ्लैट में जाना है। ठीक है, अगर मान लीजिए किसी जूनियर का प्रमोशन हो जाए, कम नीचे के बैच के लोगों का प्रमोशन हो जाए और प्रमोशन ना हो तो कहां, किसके विरुद्ध केस होगा? प्रशासन बनाम नागरिक। तो आपको एक नागरिक के रूप में ट्रीट किया जाएगा, बोले प्रशासनिक अधिकारी हैं, और झगड़ा क्या होगा? कार्मिक मंत्रालय बनाम XYZ जो भी IAS अधिकारी है, कार्मिक मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, तो उसका झगड़ा होगा, ये देखा जाएगा, यहाँ पे होगा। हम इस तरह के मामले सिर्फ IAS अधिकारियों या IPS अधिकारियों के भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, वेतन, पेंशन इसी के होंगे, ऐसा नहीं है। इसमें इसके भी मामले होंगे, क्योंकि हमने रेलवे में कुछ, मान लीजिए हमारे कोई बिजनेस है, रेलवे को हमने कहा कि हम एक्सपोर्टर हैं, आप हमारे डॉकलेट पे पहुंचाइए, डायमंड हार्बर, कोच्चि में या कहीं ऐसे जगह जहां पे हम एक्सपोर्ट करें, रेलवे बीच में गड़बड़ कर दे, टाइम पे ले ही ना जाए। ठीक है, तो हम कहां जाएं? हमारा माल नहीं पहुंचा वहां, और जो भी उसके खरीदार थे उन्होंने कंसाइनमेंट जो है उसको कैंसिल कर दिया, बहुत बड़ा घाटा लगा। अब क्या करेगी ऐसी कंपनी या इंडिविजुअल? कहां जाएगी? रेलवे रेट ट्रिब्यूनल। तो न्याय जल्दी होगा, वरना अन्याय हो जाएगा। जाने को वो इस मामले को देखने वाली संस्था में भी जा सकती है, लेकिन 20 साल बाद, 2 गज जमीन के नीचे, है ना, कई पीढ़ियां बीतने के बाद निर्णय होगा। यहां से निर्णय जल्दी होता है, सस्ता होता है। ये जो जगह है ये ट्रिब्यूनल का है ना, यहां पे उसको जाना चाहिए। इससे भी कोई भी चीज, जो भी वस्तु और सेवा की आपूर्ति हम कर रहे हैं, वो सब हम ट्रिब्यूनल्स में लेके आए। तो धीरे धीरे कैट ने क्या किया, अपने आप को एक्सपेंड कर लिया। जैसे जितने केंद्र सरकार के मंत्रालय या विभाग हैं जो वस्तु और सेवा की आपूर्ति कर रहे हैं किसी भी तरह के, मान लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, जहाजरानी का मंत्रालय, ऐसा कोई मामला हो गया जिसमें आपने किसी लॉजिस्टिक्स कंपनी को हायर किया, एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट करते हैं, और जहाजरानी का मंत्रालय ने इतना टफ प्रोसेस बना रखा है कस्टम क्लैरिटी का कि जहाज डॉकयार्ड से निकलने में बहुत समय लग गया और आपका फूल सूख गया। जैसे नीदरलैंड हम लोग एक्सपोर्ट करते फूल, खूब सारे फूल की खेतियां, है ना, हम लोग एक तो हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में ऐसा करते हैं, उसको मेडिकेटेड प्रोसेस से रखा जाता है। नीदरलैंड के लोगों को शौक है कि वो एक दूसरे को फूल बहुत देते हैं, प्रेमी प्रेमिका ही नहीं, कोई किसी को फूल देता है, फूल देता है, डिनर करने आया फूल लेके आएगा, जाएगा तो उसको फिर दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति XY से मिला, फूल दिया, फूल लिया। नीदरलैंड में कल्चर है, उसको फायदा उठा के वहां एक्सपोर्ट करते हैं। तो डिले हो गया अगर, तो फूल सब रह जाएगा यहीं पे, बिका नहीं, घाटा लगा, किसान को घाटा लगा, कहां जाए? तो अगर ट्रिब्यूनल हो तो अच्छा होगा। तो हर डिपार्टमेंट में तो ट्रिब्यूनल बनाया नहीं है, तो ये है ना कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। तो इसने व्यवस्था धीरे धीरे देखो, हमने पूरे भारत को 19 भाग में बांट दिया, 19 बेंच हमने बना दिए, जहां जहां हाईकोर्ट पहले से थी 17 जगह पे रखा ही, 2 जगह जयपुर लखनऊ भी कर दिया ऐसा। और हमने एक सिस्टम ड्रॉ कर लिया कि फलाना मंत्रालय के विरुद्ध मामला हम यहाँ देख लेते हैं, उस मामले के विरुद्ध हम उधर देख लेते हैं, यहाँ पे वहां देख लेते हैं, ऐसे बना लिया। जैसे रेलवे के मामले जोधपुर में देखे जाते हैं, जोधपुर के ट्रिब्यूनल जो है ना, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है कि रेल प्राइवेटाइज होगी, या कौन स्टेशन प्राइवेटाइज हो जाए, मान लीजिए लखनऊ रिलायंस का हो गया, जयपुर किसी और का ऐसा हो गया, या लाइन मैन, केबिन मैन का जो एरिया होता है उसको प्राइवेटाइज कर दिया। तो ये जो लाइन मैन, केबिन मैन ये लोग होते हैं, बहुत जल्दी बूढ़े होते हैं, क्योंकि टाइम फिक्स नहीं होता है। कभी जॉब की शुरुआत हो रही है रात के 2 बजे से, 8 घंटे का ड्यूटी करो, कभी सुबह 5-6 बजे से, कभी दोपहर में 12 बजे से, और आज के बदले कल तो नहीं कि बन गया तो कुछ दिन तक रूटीन रहेगा, ऐसा नहीं, कल इधर जाना है, परसों ऐसे आना है। इसलिए अंग्रेज जो है आसपास के लोगों को ही लाइन मैन, केबिन मैन बनाते थे। गांव के किसी को बुला लेंगे, इवन बगल में रहता है तो अब आ जाओ, 2-3 लोग चुन के रखते थे, वो ऐसे रेल चलाते थे। लेकिन उस तरीके से तो हम कर नहीं सकते, हमें थोड़ा सिस्टमैटिक भर्ती किया तो भाई रखा ही उनको, और कोई भी कहीं से कहीं भर्ती हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ी और बहुत सारी बेरोजगारी हो गई, तो ऐसा। तो इस तरह की जिंदगी जीने के बाद होता यह है कि कमर में दर्द होने लगता है, बीमारियां बढ़ जाती हैं, ज्यादा दिन हम रख नहीं सकते, समझ गए? ज्यादा बुरे व्यक्ति को लाइन मैन, केबिन मैन बना दोगे तो लाइट जल रहा है इस लाइन में, तो दूसरे में ऐसे कर दे, तो इधर से इधर घूम जाएगी राजधानी, उधर जाकर शताब्दी से लग जाएगी, जाना था इधर भेज देगा वो। तो ऐसा ही व्यक्ति जवान हो, जैसे सेना में कैसा होता है, तो कोई उपाय ही नहीं है, ज्यादा उम्र तक हम रख नहीं सकते लाइन मैन, केबिन मैन, तो जल्दी घटा देते, ये सब झगड़े होते रहते। अभी तो बेचारे लड़ झगड़ के कुछ पैसा ले लेते हैं, ट्रिब्यूनल वगैरह में मामला जाता है, ये कल को प्राइवेटाइज हो जाएगा तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। ठीक है, हो सकता है प्राइवेट कंपनी करके हम 2 महीने के नौकरी में रखें, तो हायर एंड फायर पॉलिसी, वो तो अलग ही दुनिया हो जाएगी फिर, हालांकि उसके अलग मामले देखे जाएंगे। लेकिन ऐसे जो झगड़े हो रहे हैं
तो सभी मंत्रालयों से रिलेटेड मामले को उन्होंने इसी सिस्टम में डाल दिया, तो पैरेलल एक इंस्टीट्यूशन भी बन गया है, जैसे हाईकोर्ट है ना, आप समझिए दूसरा हाईकोर्ट है, ठीक है, बस इसका दर्जा नीचे कर दिया गया। वो भी एक कहानी है और स्टोरी है, आपको हमने कभी बताया होगा ऐसा कि सब ट्राइब्यूनल बताते समय कि पहले जो था हमने कुछ ऐसा बनाया होगा डायग्राम, तो यहाँ पे हमने लिखा होगा कैट, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट के बराबर हो गया, और अब इसके विरुद्ध अपील कहाँ जाता है, हाईकोर्ट में जा रहा है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में। इसका दर्जा इनिशियली जब बना था तो इसका दर्जा कैसा था, हाईकोर्ट के बराबर था, और स्पेशल लीव पिटीशन से यानी आर्टिकल 136 के माध्यम से हर तरह के ट्राइब्यूनल से सीधे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाया करते थे, विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से। लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने दर्जा नीचे कर दिया, एल चंद्रा कुमार केस है, इस केस में डिसीजन देकर इसका दर्जा क्या कर दिया गया नीचे, और अब ये आर्टिकल 226 के तहत कहा जाता है ये हाईकोर्ट में, और इसका क्या है, ट्राइब्यूनल का एक तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो निचले दर्जे पर आ गया, और अब हम इस पायदान पर खड़े हो गए, पहले हम यहाँ थे। तो ये भी एक जुडिशरी का ईगो है, और इसलिए भी है क्योंकि हमने अपनाया ही खिचड़ी तरह का चीज है, शुद्ध मॉडल अपनाया ही नहीं, हमने एंग्लो सेक्शन टाइप के मॉडल को अपनाया। फिर भी ये संस्था अपने आप को पैरेलल बहुत अच्छे सिस्टम के रूप में डेवलप कर चुकी है, ये तो इसका गुणगान है, खासियत है। अब इसमें कुछ कमियां भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। इससे पहले कि हम ये सब सारी बातें करें, कुछ लिख लीजिए पहले, ऊपर एक टाइटल दे दीजिए कैट, और एक छोटा सा सब टाइटल दे दीजिए सामान्य संकल्पना। आप चाहें तो पॉइंट पॉइंट में लिख सकते हैं। पहला, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, सामान्य संकल्पना उसमें ऐसे लिखिए, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या अधिकरण, कैट लिखिए जल्दी जल्दी, है ना, एक जगह फुल फॉर्म लिख लीजिए, बाकी कैट कैट लिखते रहिए। एक अर्ध न्यायिक संगठन है, एक अर्ध न्यायिक संगठन है जिसमें प्रशासन एवं नागरिकों के बीच के जिसमें प्रशासन एवं नागरिकों के बीच के विवादों को दूर करने का प्रयास किया जाता है ना। अगला पॉइंट, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पहल पर, प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पहल पर राजीव गांधी की पहल पर 1985 में 1985 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A, भारत के संविधान के अनुच्छेद 323A फॉर एप्पल अहमदाबाद से प्रेरणा लेते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कानून पारित करके इसकी स्थापना की गई है। अर्थात यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था है। सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन है। अगला डॉट, इसमें कुल 69 सदस्य होते हैं, जिसमें 34 न्यायिक क्षेत्रों से और 35 प्रशासनिक क्षेत्रों से होते हैं, ठीक है। और अगर कॉन्टिनेंटल टाइप का मॉडल हम लेते तो सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्रों से ही होते, और होने भी चाहिए, लेकिन अब भारत है, सब कुछ मिला जुला के हम करते हैं, है ना। दूसरे देशों ने भी मिला जुला के किया था हमारे जैसे अमेरिका ने या यूके ने, तो उन्होंने धीरे धीरे इंटरनली चेंज कर लिया, ठीक है। उनके तरह का सिस्टम अपने एंग्लो सेक्शन में ही उन्होंने कर लिया। जैसे हम लोग सिविल सर्विसेज में भी इंटरनली चेंज तो कर ही रहे हैं ना। जैसे हम रैंक क्लासिफिकेशन अपनाए थे अमेरिका में, पोजीशन क्लासिफिकेशन, वहां पे कर्तव्य उत्तरदायित्व के आधार पर काम होता है, स्पेशलाइजेशन बहुत है, ब्यूरोक्रेसी में हमारे यहाँ कम है, तो उनका फीचर है लेटरल एंट्री, उससे भर्ती उनके यहाँ होता है, हम करने लगे, हम अपने यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। हमको पढ़ाएंगे लेटरल एंट्री और उस पर क्या फायदा है, नुकसान है, इस तरह से चीजें हैं। जब ब्यूरोक्रेसी पे आएंगे तब अभी बात करेंगे उस पर, ठीक है। तो हम तो इसी मॉडल में रैंक क्लासिफिकेशन में भी धीरे धीरे सुधार तो कर ही रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे देश एंग्लो सेक्शन जो अपना लिए थे वो धीरे धीरे रिफॉर्म कर लिए, लेकिन हम वहीं के वहीं, ठीक है। इसमें लिख दीजिए अगला पॉइंट, इसके अध्यक्ष न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं, न्यायिक पृष्ठभूमि के होते हैं। उन्होंने बताया आपको केंद्र सरकार उसके लिए अधिसूचनाएं जारी कर। अगला पॉइंट, कैट के लिए
19 सर्किट में विभाजित करके 19 बेंच बनाया गया। 19 बेंच बनाया गया। इसके 17 बेंच वहां हैं जहां परंपरागत रूप से हाईकोर्ट रहा है। और इसके अलावा लखनऊ और जयपुर को मिलाकर कुल 19 बेंच बनाए गए हैं। है ना। और जैसे इसमें ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर या सेंट्रल जो मिनिस्ट्रीज हैं, केंद्र सरकार के जो मामले हैं, उनके तमाम चीजों को देखने के लिए अलग अलग बेंच में डिसाइड कर दिया गया कि इस मंत्रालय का काम ये बेंच देख लेगा, और वो जहां पे भी है उस राज्य कार्य का आईएएस आईपीएस इंडिया सर्विस के जो मेंबर है उसका काम भी देख लेगा, उसका डेटा भी है। तो इस तरह का सिस्टम हमने डेवलप कर लिया। अगला पॉइंट, कैट में केंद्रीय सरकार के 8 के लिए पूरे भारत को 19 सर्किट में विभाजित करके उन्नीस बेंच बनाया गया। 19 बेंच बनाया गया। इसके 17 बेंच वहां हैं जहां परंपरागत रूप से हाईकोर्ट रहा है। और इसके अलावा लखनऊ और जयपुर को मिलाकर कुल 19 बेंच बनाए गए हैं। है ना। अब जैसे इसमें ऑल इंडिया सर्विस के मेंबर सेंट्रल जो मिनिस्ट्रीज हैं, केंद्र सरकार के जो मामले हैं, उनके तमाम चीजों को देखने के लिए अलग अलग बेंच में डिसाइड कर दिया गया कि इस मंत्रालय का काम ये बेंच देख लेगा, और वो जहां पे भी है उस राज्य कार्य का आईएएस आईपीएस इंडिया सर्विस का जो मेंबर है उसका काम भी देख लेगा, उसका डेटा भी है। तो इस तरह का सिस्टम हमने डेवलप कर लिया। अगला पॉइंट, कैट में केंद्रीय सरकार के अधिकारियों, अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के मामलों को मूलतः
मूलतः विभिन्न बेंचों में देखा जाता है। ठीक है, नीचे एक सब टाइटल दे दीजिए, इसके उद्देश्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य डैश देकर पॉइंट्स में मूल रूप से कैट के गठन के पीछे राजीव गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी इस सिविल सेवा के संदर्भ में सुधार योजना एक प्रमुख कारक के रूप में रही है। दूसरा, प्रशासनिक अधिकारियों को भर्ती पदोन्नति प्रशिक्षण, वेतन, कार्य के घंटे, अवकाश इत्यादि से संबंधित मामलों पर शिकायत निवारण करने का अवसर नहीं मिलता था, जिसके लिए कैट की स्थापना की गई। नेक्स्ट, यद्यपि प्रशासनिक अधिकारियों को अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में संवैधानिक उपचार कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हेतु कोई वारंटर अधिकार परीक्षा जैसे रिट जारी करने का अधिकार है, किंतु इसमें न्यायिक प्रक्रियाओं की जटिलता की वजह से अक्सर देरियां होती हैं, है ना। इसलिए कैट जैसी संस्था चाहिए। अगला पॉइंट, यह उल्लेखनीय है कि यदि जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी अधिकारी के साथ कोई भेदभाव हुआ है, तो यह मामला उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। किंतु यदि प्रशासनिक त्रुटियों की वजह से प्रशासनिक नियमों विनियमों के उल्लंघन की वजह से, अगर प्रशिक्षण, पदोन्नति, ट्रेनिंग, प्रमोशन इत्यादि में कुछ भेदभाव हुआ है तो
यदि ऐसे मामले को ट्राइब्यूनल में लाया जाए, यदि ऐसे मामले को ट्राइब्यूनल में लाया जाए, ट्राइब्यूनल या न्यायाधिकरण में लाया जाए, तो शीघ्र और सस्ता न्याय, शीघ्र और सस्ता न्याय उपलब्ध कराया जा सकता है। उपलब्ध कराया जा सकता है। पैराग्राफ छोड़कर मौलिक रूप से उपर्युक्त उद्देश्यों, मौलिक रूप से उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट की स्थापना हुई है, किंतु कालक्रम में इस संस्था ने शीघ्र सस्ता न्याय उपलब्ध करा के, शीघ्र व सस्ता न्याय उपलब्ध कराकर अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाया। और आज 19 बेंच के माध्यम से, 19 बेंच के माध्यम से कैट के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित विवादों का निपटारा किया जा रहा है, विवादों का निपटारा किया जा रहा है। अतः केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की भांति, एक स्वतंत्र न्यायिक प्राधिकरण की भांति गवर्नेंस की समस्याओं के समाधान में, गवर्नेंस की समस्याओं के समाधान में भूमिका संपादन कर रहा है। ठीक है, ये है इसका कौखा बौखा, एबीसीडी, क्या क्यों कैसे, अर्धन्यायिक संगठन है, ऐसा है वैसा है, ये हुआ वो हुआ, है ना, इसका ये इस तरह का काम है, ये ऑब्जेक्टिव है, ऐसा। ये जो इनिशियल अंडरस्टैंडिंग है, इसी पे यूपीएससी ने एक सवाल मांगा है, अभी तक एक क्वेश्चन आ चुका है, और अब आप चूंकि इसको लिखने समझने की स्थिति में होंगे तो इसको लिख भी दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए। 2019 में आया हुआ एक सवाल है, एक क्वेश्चन लिख दीजिए। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण और न्यायाधिकरण, एक ही चीज, इंग्लिश देखेंगे तो ट्राइब्यूनल ही लिखा होगा। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जिसकी स्थापना, ठीक है, अब हम इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। अभी जो समझे हैं, जो लिखे हैं, इसके बेसिस पे कैसे लिखेंगे, ये क्या है इसके बारे में बताएं। ये क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसकी स्थापना ऐसे ऐसे हुई, एक फैक्ट लिस्ट दे देंगे, एक चेयरमैन, 69 मेंबर, ऐसे ऐसे होता है, 19 बेंच है, अलग अलग मंत्रालयों के मामले देखने लगा है। इनिशियली इसकी स्थापना में राजीव गांधी का रेफरेंस लेके उनके इनिशिएटिव पे हुई थी, और ये सोच था कि प्रशासनिक अधिकारी सरकार के बिहाफ पे काम करते हैं, उनको शिकायत करने का मौका नहीं मिलता है, उनको होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ भी कि उनके विरुद्ध निवारण हेतु थी, या उनके विरुद्ध या उनके द्वारा, दोनों ही चीजें, उनकी अपनी समस्या, भर्ती, पदोन्नति, वेतन की, या तो ये या नागरिक झगड़ा अगर कोई ले आता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल में कहा जाएगा, प्रशासन और नागरिक के विवाद दोनों ही थी। अब ये सभी मंत्रालय और विभाग के मामले देखने लगा है, और एक सिस्टम जैसा डेवलप हो गया है, जैसे हाईकोर्ट होती है। 19 बेंच बहुत बड़ा है, हैवी, 69 जस्टिस टाइप के लोग, आप सोचिए, ठीक है। और आप देखेंगे तो प्रशासनिक अधिकारी की तो संख्या ज्यादा ही है, कितने लोग हैं प्रशासन में, शायद 35। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर जो है इसके 35 से एक ही ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा नाम का ही सही प्रशासनिक न्यायाधिकरण लग रहा है। हालांकि यहाँ तो लॉयर ही रखा है हमने, चेयरपर्सन लॉयर ही रख लिया, लेकिन फिर भी ज्वाइंट सेक्रेटरी से ऊपर स्तर का प्रशासनिक अधिकारी इसमें हम लोग लेते हैं। ठीक है, आप लोग जब सेक्रेटरी हो जाएंगे, रिटायर कर जाएंगे, तो ऐसे जगह पे जाएंगे, ट्राइब्यूनल से बैठेंगे, ठीक है। तो आईएएस कभी रिटायर होता नहीं है, बस आई एम सॉरी बोलता रहता है ना, तो ऐसे जगह पे उनको रख के काम करवाएं। तो आज ये भारी भरकम प्रभावी संस्था के रूप में है, ऐसा गुणगान करना था इस सवाल में, तारीफें करनी है, तो समझ चला गया। अब तारीफ वाला तो सवाल आएगा नहीं, वैसे भी यूजुअली पसंद नहीं है यूपीएससी को, ठीक है। जब भी झगड़ा वाला होगा तो 11 नंबर से आगे में लैंड करें, 11 से 20 में होगा, तो भी तर्क करें, इसके पक्ष में विपक्ष में तर्क दें, ऐसे सवाल कहां ज्यादा मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 से 20 के बीच में जो भाई सवाल है, और गवर्नेंस के मैक्सिमम उधर ही लैंड करते हैं। ये सीधा सच्चा सुच्चा टाइप का था तो 2 नंबर में आ गया है, 13 से सब में काम खत्म। तो हमें इससे आगे बढ़ना है,
और जहां पे हमने शुरुआत की उस एरिया में जाके अब इसकी ये तो बात हो गई है, सीमाएं, कमियां, ये क्या है इसको देखना है, पहले समझना है ध्यान से, फिर उसके बाद लिखने का काम तो है ही, है ना। लिमिटेशंस क्या है समझिए, इसकी कमियां या सीमाएं, क्या लिमिटेशन है, ड्रॉबैक्स क्या है इसके। नंबर 1, ये नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस के अगेंस्ट में काम करता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का विरोधी है, इसका विरोध कर रहा है। और कभी ये लाइन भी छपा हो सकता है क्वेश्चन पेपर में, यूपीएससी को माइक्रो पॉइंट पे सवाल बना देने का आदत है, यहीं से उठा के बना देगी। क्या आप ऐसा मानते हैं कि ट्राइब्यूनल, उदाहरण के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करती है और ये एक बहुत बड़ा फॉल्ट है, बहुत बड़ा लैकुना है, चुनौती है, इस वजह से इसे समाप्त कर देना चाहिए? यदि हाँ तो क्यों हाँ, ना तो क्यों ना, अपने तर्क दें, अपनी तर्कना को प्रस्तुत करें, कुछ किसी भी इल्यूसिडेट, किसी भी स्टाइल से सवाल बनाएं। ये क्या होता है, ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या होता है? होता ऐसा है कि एक्चुअल में ट्राइब्यूनल में दो मामले देखे जाते हैं, फर्स्ट पार्टी एंड सेकंड पार्टी, है ना। यानी प्रशासन और नागरिक के बीच के झगड़े को निपटाया जाता है। एक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन है, एक पार्टी क्या है, नागरिक। अभी हमने आपको बताया कि कोई प्रशासनिक अधिकारी भी आएगा तो प्रशासन का झगड़ा नहीं होगा, उसको काउंट इधर करते हैं और फिर उसका झगड़ा कार्मिक मंत्रालय से होगा, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से होगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो इसमें न्यायाधीश की कुर्सी पर कौन बैठा है? प्रशासन बैठा, ठीक है, ऐसी स्थिति है। हालांकि हमने कोई शुद्धतम रूप तो पाया नहीं, हमारे जुडिशियल मेंबर भी होते हैं, एंग्लो सेक्शन हमने लिया है, कॉन्टिनेंटल टाइप में यूजुअली ऐसा ही होता है, मिडिल में ऐसा है। अच्छा ऐसा है भी तो 35 लोग तो प्रशासन के हैं ही ना, तो भाई भाई को जानेगा, यही होगा ना, आई एम सॉरी से भेंट हो गया, तो ये दोनों भाई क्या करेंगे, मिल मिला के काम कर लेंगे और बेचारा ये नागरिक जो है परेशान होगा, इसके बाल वाले से खड़े हो जाए, ऐसे चिंता में रहेगा, दुखी रहेगा, है ना, ऐसा ही होगा ना, ये उल्लंघन है। एक यूजुअल प्रैक्टिस है, आप लोग भी सिस्टम में जब आएंगे तो जिस मंत्रालय, विभाग, संगठन में होंगे तो आप उसको कवर करेंगे, प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कोई एसपी, कोई छोटा सिपाही भी होगा ना, कुछ गलती कर देगा तो यथासंभव जो बचा सकता है ना बचा लेगा। ये मामला बाहर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट का कोई शिकायत होना नहीं चाहिए। देखिए, पुलिस वालों का मोरल बूस्ट करना, मोटिवेट करना और उसके गलत चीजों पर भी पर्दा ढकना, ये दोनों दो चीजें हैं। जो अच्छे ऑनेस्ट मोटिवेटेड पुलिस ऑफिसर हैं, गलत चीजों पर पर्दा नहीं ढकेंगे, लेकिन मोटिवेट जरूर करेंगे, नीचे वाले को तारीफ करेंगे, ईमानदारी से काम करने को मोटिवेट करेंगे, ये अच्छा है। लेकिन चलो जी गड़बड़ भी हो गया तो उसको रोको। बैंक में कहीं कुछ फ्रॉड हो गया तो आपको अंदाजा नहीं है, बैंक में कोई भी चीज बाहर कभी नहीं आता है। कभी सुने कि पंजाब नेशनल बैंक में यहाँ ऐसा हो गया, एक ही मीरा मोदी सुने थे कितना पैसा नहीं आया बेचारा पंजाब नेशनल बैंक, या इस बैंक में ऐसा हुआ, उस ब्रांच में ऐसा, कभी नहीं सुनते हैं। तो क्या लगता है आपको, हिंदुस्तान में जहां इतना मतलब मोरबी जैसे कांड होते रहते हैं और 140 साल पुराना रिवर बना के हम रखे हुए हैं, कोई भी आरटीआई जैसे अधिकार भी लोगों को दिए फिर भी लोग प्रयोग नहीं करते हैं और होते रहता है ऐसा ही, तो बैंक में सब ठीक ही ठीक होता होगा, कभी फ्रॉड होता ही नहीं होगा? होता है। अगर आप गूगल करेंगे ना तो ऐसे कहीं कहीं पे एक दो चीज जो मामला बहुत उभर गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का मामला कुछ है ना, गुजरात का या कहीं का, तो कुछ कुछ आपको दिखेगा, ज्यादातर उसको कवर कर दिया जाता है। बैंक घाटा सह के चुप लगा जाते हैं। अच्छा इतना कहोगे चुप 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 देखो, ये तो कस्टमर पैसा दे, ये बात बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो कौन जमा करेगा पैसा उस बैंक में, बैंक की ब्रांडिंग खराब हो जाएगी। एक सामान्य चीज है। वैसे ही मामले जो भी मामला आएगा, बैंक में झगड़े का ही होगा ना, ईरान का ही होगा, एक भाई का प्रॉब्लम दूसरा भाई देख रहा है, एक भाई का समस्या ये और आईएएस ऑफिसर भी बैठा हुआ है, तो संभावना इस बात की है कि आईएएस को प्रोटेक्ट किया जाएगा और बेचारे नागरिक का कुछ होगा नहीं, ये पहला एक चैलेंज, ठीक है, ये तो एक बात हुई। और क्या जरूरी बात है, दूसरा ये है कि हमारे यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो समझदार नहीं, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे समझदार नहीं, समझदार होते हुए भी समझदारी कई बार नहीं दिखाते। अभी हमने आपको कुछ कहा कि दो तरह के मामले हो सकते हैं यहाँ से, एक तो जाति धर्म प्रजाति रंग क्षेत्र भाषा का कोई इस आधार पर भेदभाव, आर्टिकल 1516 का उल्लंघन, नो डाउट वहां जाना चाहिए। और अगर प्रशासनिक त्रुटियों का मामला है तो यहाँ आना चाहिए, सिस्टम ये कहता है। आप अधिकारी भी हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन इंडिया में हम भारत के लोग, उनको अगर विकल्प दे दोगे ना तो हर तरह के विकल्प का वो फायदा उठाए। इसे पार्टी वार्टी में देखे होगे और खाना यहाँ से वहाँ पर लगा हुआ है, ये नहीं कि जो अच्छा लग रहा है हमारे लिए जो रिकमेंडेड है वही लें, प्लेट लेके यहाँ से लाइन में खड़े हो गए वही लेते रहे, लाओ लाओ यहाँ से, अब कोई बचते नहीं गया, कुछ छूटा तो नहीं, उसको दोबारा से जाकर देखते भी, और उसको इतना सवाल ले लिए आप आए नहीं इतना, और मैक्सिमम क्या हुआ, देखा गया। ये हैबिट है। तो जब से कैट बनी है तब से क्या हुआ, ओवरबर्डन हो रहा है ना केसेस। यहाँ भी मामला लोग लेके जाते हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है तो यहाँ पे मामला लेके आ जाते हैं, कुल मिला के मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया गया। ऐसा कहा जाने लगा कि भाई इसका जरूरत क्या है, और फाइनली अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो खत्म सुप्रीम कोर्ट से ही होना है, सब कुछ वहीं से होना है, तो इसका जरूरत क्या है। इसने तो अपील का एक चैनल और बना दिया ना। जैसे ऐसा देखिए, यहाँ से ये सिस्टम है, इनके विरुद्ध जाएगा हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, ये अगर नहीं होता, ये कैट नहीं होता तो मामला यहाँ से शुरू होता और यहाँ पे जाके खत्म हो गया था। एक सिस्टम एक स्टेप और लेवल तो हो गए, तो क्यों इसको रखें, इसको क्यों ना भंग कर दिया जाए, इसके लिए बातचीत चल रही है। उसको पॉइंट्स लिखते रहिए तो अच्छा है हमारे साथ। पहला चुनौतियों में नंबर 1, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है।
प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि कॉमा प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह कहता है कि जब दो पक्ष के बीच विवाद हो तो तीसरे पक्ष को न्यायाधीश की कुर्सी पर होना चाहिए। तीसरे पक्ष को न्यायाधीश की कुर्सी पर होना चाहिए। अर्थात प्रशासन और नागरिक के बीच के विवाद का निपटारा किसी अन्य के द्वारा होना चाहिए, जबकि कैट में प्रशासनिक अधिकारियों को भी न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित किया जाता है। दूसरा, कैट के बनने से, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या अधिकरण के बनने से अपील का एक और चैनल विकसित हो गया। चूंकि प्रशासनिक अधिकारी भर्ती पदोन्नति प्रशिक्षण जैसे मामलों को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में और कैट दोनों में ही बंद कर दीजिए इसे। दोनों में ही उठाते हैं। इस वजह से यह मामला सुलझने के बजाय और उलझ जाता है ना। ढेर सारी कमियां और समस्याएं आप छुट्टी से पहले जो पढ़े थे उसमें आपने बात किया होगा। जैसे हमारे यहाँ कोर्ट का फीस भी लग जाता है ना, प्रक्रियात्मक जटिलताएं भी हैं। कैट का कॉन्सेप्ट उस पर चलना चाहिए कि हम साक्ष्य के आधार पर काम नहीं करेंगे, क्या होना चाहिए के आधार पर काम करेंगे। प्रशासन को उसका स्टैंडर्ड है, मानक है, उसके आधार पर, लेकिन वो भी सामान्य न्यायालय के जैसा काम करने लगता है ना। तो जल्दी न्याय, सस्ता न्याय, ये सब जो है जो उद्देश्य होता है ट्राइब्यूनल का, हो नहीं पा रहा है। ऊपर से ये एक चैनल बना दिया और तो इसका डिसीजन फाइनल होता नहीं है, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को ही डील करना पड़ता है। कुल मिलाकर डिले ही होता जाता है। एक तरह का रेट टैपिज्म ही बढ़ गया, लाल फीता शाही इससे एक तरीके से बढ़ी। अगला पॉइंट, कैट से संबंधित अनेक चुनौतियां भारत में एंग्लो सेक्शन प्रकार के न्यायाधिकरण को अपनाने की वजह से देखने को मिलते हैं। जो निम्नांकित है। अब इसी में 1 2 3 या कुछ पॉइंट डॉट डाल दीजिए, क्या समस्या है। भारत में सामान्य न्यायालयों की भांति प्रक्रियाओं को अपनाया गया है, जिसके वजह से शीघ्र या जल्दी न्याय सुनिश्चित नहीं हो पाता। अगला पॉइंट, सामान्य न्यायालयों की भांति इसमें कोर्ट फीस भी लगाई जाती है। इस वजह से सस्ता न्याय उपलब्ध नहीं हो पाता।
नेक्स्ट, प्रशासनिक अधिकारियों को जब न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित किया जाता है तब कानून का गहन इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है, नेक्स्ट, चूंकि कैट के निर्णय अंतिम नहीं होते हैं, इस वजह से न्याय प्राप्त करने में और देरियां ही होती हैं, है ना, पैराग्राफ छोड़कर। अतः इन्हीं वजहों से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण को भंग करने के लिए भी बहस चल रही है। ठीक है, तो ऐसा एक डिबेट है कि भाई बेकार की संस्था है, क्या जरूरत है इसको समाप्त कर देते। अब अगर समाप्त नहीं कर रहे हैं इतनी कमियों के बाद भी, तो ऐसा क्या जादू किया इसने, इसकी प्रासंगिकता क्या है, उस बात को समझते हैं। क्योंकि क्वेश्चन एनालिटिकल बनता है, एनालिटिकल क्वेश्चन फ्रेम करेंगे इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको जब कभी प्रश्न आ जाएगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन जब भी कभी आपको मिला आपके टाइम में, तो आपको आसानी से अंडरस्टैंडिंग हो पाए। आप सवाल पूछेंगे कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण या न्यायाधिकरण में एंग्लो सेक्शन को अपनाने की वजह से तमाम कमियां देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से इसे भंग करने के लिए भी वकालत की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में किन वजहों से इसने अपने अस्तित्व को बनाए रखा हुआ है, इसकी प्रासंगिकता और महत्ता का वर्णन करें। आप ऐसे सवाल बना, ठीक है। कमी के लिए भी सवाल बने, कमी क्या है, कैसे ठीक करोगे। एक तो ये है, एक ये बन सकता है कि कमी के बाद भी है क्यों, टिका हुआ क्यों है, तो अभी ध्यान से समझिए, उसके बाद देखेंगे कि इसने अस्तित्व क्यों अपना बनाया हो। पहले समझते हैं। जैसे हमने आपको पढ़ाया है कि ये जो कैट है ये क्या है, एक संलग्न कार्यालय, इट्स एन अटैच्ड ऑफिस एंड इट इज अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल। इससे है कार्मिक मंत्रालय से अटैच है, संलग्न कार्यालय। आप जानते हैं करती क्या क्या है, मूल रूप से क्या करती है, आगे क्या करने लगी वो छोड़ दीजिए, और वस्तु सेवा की आपूर्ति वाले मामले को देखने लगी। एक्जैक्टली जब बनाया गया था तो क्या ऑब्जेक्टिव था, कार्मिक मामलों को ही। कार्मिक मामला क्या होता है, जैसे भर्ती, रिक्रूटमेंट, प्रशिक्षण, है ना, वेतन, कार्य के घंटे, अवकाश, ठीक है, पदोन्नति इत्यादि इत्यादि, ब्ला ब्ला एंड ब्ला, ये सारी चीजें देखती हैं। ये क्यों प्रासंगिक है, क्यों ये रहनी चाहिए, इसके एक्चुअल केस स्टडी पे बात कर लेते हैं, ताकि बिल्कुल नेचुरल वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए। जैसे रिक्रूटमेंट के मामले देखने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है यूपीएससी, आप जानते हैं, आप इसी के मुरीद हैं आज के। और ट्रेनिंग देने के लिए आप एक संस्था में जाएंगे लेने के लिए, जिसका नाम है LBSMAA, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी। ऐसी संस्थाएं बनी हुई है हमारे यहाँ। प्रमोशन करने के लिए कैबिनेट कमेटी हो सकती है, एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हो सकता है, कैबिनेट सेक्रेटरी है, चीजें हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रिक्रूटमेंट के जो मामले हैं वो कहाँ आएंगे, झगड़े रिक्रूटमेंट के साथ फॉर्म भरे, आप एडमिट करना है ना हो सबके साथ, लेकिन कभी ऐसा गलती से कुछ भरा गया और लास्ट अटेम्प्ट है, फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक हो गया और यूपीएससी कह रही है कि चलो फेल हो गया, तो तुम्हारा हम एडमिट कार्ड ही नहीं दे रहे। तो एक तो सामान्य न्यायालय में जाओगे तो अगर बुजुर्ग होने के बाद डिसीजन होगा, तो ऊपर पैदा नहीं है, जाना कहाँ चाहिए, कैट, ठीक है। तो हमारा भी एक विद्यार्थी का एक्चुअल स्टोरी में बताता हूँ, आपको नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि लेजिस्लेटिव मैटर है ना। DRDO में वर्किंग था, ठीक है, और कभी भी जब आप एग्जाम देते हो कहीं वर्किंग हो तो आपको सूचना देनी होती है यूपीएससी को कि हमने अपने बॉस को बताया, डायरेक्टर से उसको पता नहीं था, और कई डायरेक्टर गए हुए थे, उनका चार्जेस के पास था, उनको इन्फॉर्म किया था और एग्जाम दिया, प्रीलिम्स हुआ, मेंस हुआ। जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसका रोल नंबर होल्ड पे चला, क्योंकि वो जो पहले डायरेक्टर साहब थे जिन्होंने चार्ज दिया था कहीं और उसको इंटीमेट किया था इसने, उसने यूपीएससी को लिख दिया कि साहब हमसे बिना पूछे एग्जाम दे रहा है, यूपीएससी पक्ष से क्या करती है, होल्ड कर, ठीक है, मामला गड़बड़ हो गया। कहीं से बातचीत हो गई, हमने कहा जाओ कैट में जाओ, पहले वहाँ गया, कोई लॉयर मिल गया। यूजुअली होता क्या है कि कॉन्सेप्ट क्या है, लॉयर की जरूरत नहीं है, सिर्फ साक्ष्य के आधार पर, बहस के आधार पर काम नहीं, बस अब चले जाइए, और क्या होना चाहिए के आधार पर फैसला होना चाहिए। लेकिन हमने अच्छा तो मॉडल अपनाया नहीं। उसने कहा कि सर एक वकील मिला 20,000 मांग रहा है, मेरा विद्या तो समझो बर्बाद हो गया, इतना हुआ तो थोड़ा और सही, पूरा कहानी देख लो ना, ले लिया और उसका मामला हुआ, सेम डे डिसीजन हुआ। और चूंकि सब मामला ठीक था, उसने जिसको चार्ज दिया था उस दिन के लिए वही रहेगा ना, उसको इंटीमेट किया था, तो यूपीएससी को डांट रहा है कैट ने कि आइंदा ऐसा मत करना। और आखिरी दिन इस बच्चे का इंटरव्यू लीजिए, है ना, अगर क्वालिफाइड है और निकाला गया रिजल्ट जब आया तो क्वालिफाइड था, उसका इंटरव्यू हुआ आखिरी दिन एंड ही गॉट 444 रैंक, 444 रैंक, IRS अफसर है आज की तारीख। अगर यहाँ नहीं गया होता और सामान्य न्यायालय गया होता 20 साल बाद, 2 गज जमीन के नीचे, इत्यादि इत्यादि के बाद, है ना, के बाद कुछ समझ में आता है ना। तो भर्ती के जितने झगड़े हैं, विवाद हैं, इसका अनुभव किसको है, ये एक्सपीरियंस किसको है, कैट को। आप अभी से कुछ क्लेम करेंगे या जो भी गड़बड़ी हो रही है
जैसे कि कोई दिव्यांग या विकलांग पहले जिनकी भर्ती होती थी वो दिया ही नहीं जाता था उनको अपॉइंटमेंट लेटर, वही एग्जाम के ले रहे हो। आजकल देखिएगा यूपीएससी फ्रंट पेज पे लिखती है कि इस सीट में इतना पीएच कैटेगरी में, इस पद के लिए इतना पीएच कैटेगरी में। तो कभी डाउट लगा होगा, कभी कुछ हुआ है ऐसा? सही मान लीजिए ट्रेनिंग करने आप गए और आपको अच्छा अनुभव नहीं हो रहा। कई बार ट्रेनर तो स्मार्ट होना चाहिए ना, स्टाइलिस्ट हो, नॉलेजेबल हो, स्किलफुल हो, तब मैं ट्रेनिंग दे रहा। कुछ आप सीखेंगे किससे? कुछ आता होगा तभी ना। अब वहां पे पार्किंग कार जैसे ट्रेनर हो, जो एक्चुअल एग्जाम्पल आपको फील भी होगा, आप जाएंगे तो देखेंगे कोई पुरुष या महिला आईएएस अधिकारी ऐसे जो उम्र बढ़ गया, उत्तराखंड की रहने वाली है, इसी कैडर में नौकरी है, तो भाई यहीं पार्क हो जाओ ताकि जीवन चले। आईएएस तो ऐसे बने, अब तो जीवन चलाना। अब वही चीज वो जिस जगह पे 10 साल पहले मुस्कुराया होगा, जो एग्जाम्पल दिया होगा 10 साल से वो एग्जाम्पल चल रहा है, तो अब तो चीजें बदल गई, पीढ़ियां बदल गई, वो कहां से सीखोगे? तो हालांकि एक पर एक टैलेंटेड लोग आपको मिलेंगे वहां पे, लेकिन कई लोग ऐसे भी मिलेंगे जो पार्किंग कार जैसे नजर आएंगे कि उन्होंने गाड़ी पार्क कर दिया बस यहाँ पे। अब इनसे कैसे बचें? दिन भर क्लास चले, उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो कई बार ऐसे मामले यहाँ आते हैं। अनुभव किसको है? कैट को है। इन अनुभवों पर या ऐसे मामलों पर जो ये डिसीजन देती है वो सुधारने के लिए होगा, बिगाड़ने के लिए होगा? सुधारने के लिए। तो कैट के जो है डिसीजन वो क्या होते हैं? सुधार के होते हैं। चूंकि ये संलग्न संस्थान है किससे? कार्मिक मंत्रालय के लिए, और इसे काम दिया गया है भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, फलाना ढिमकाना, पेंशन के मामले में पॉलिसी मेकिंग करने के लिए, नीति निर्माण करने के लिए। और ये एनुअल रिपोर्ट बना के किसको देती है? कार्मिक मंत्रालय को। तो इसका परफॉर्मेंस पहले से अच्छा होगा कि खराब हो जाएगा? पहले से अच्छी नीति बनेगी कि खराब नीति बनेगी? क्लियर है? आई रिपीट अगेन, ये संलग्न कार्यालय कार्मिक मंत्रालय से मामला देख रहा है कार्मिक का, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स का। इसके जितने झगड़े हैं, चाहे भर्ती के हो या प्रशिक्षण के, आपके एग्जाम्पल हमने बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताए जो हो रहे हैं, है ना? उसका एक्सपीरियंस है, कैसे रिक्रूटमेंट करना चाहिए, यूपीएससी को कैसे काम करना चाहिए, यूपीएससी की कार्यप्रणाली में क्या सुधार करना चाहिए, लवासना में क्या पढ़ाना चाहिए, कैसे उसका सिलेबस डिजाइन हो, इन सब के बारे में ये डिसीजन दे रही है, जिससे भविष्य की सिविल सेवा हम अच्छी बना सकते हैं, गवर्नेंस अच्छा कर सकते हैं। और उस पर एनुअल रिपोर्ट भी कार्मिक मंत्रालय को दे रही है, जिससे पॉलिसी मेकिंग, नीति का निर्माण अच्छा हो सकता है पहले से। दैट्स व्हाई आज ये जरूरी है और इसे किसी भी हाल में भंग नहीं करना चाहिए। आपसे जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएं, तर्क वितर्क करो, कैसा हो गया है, क्या इसे भंग कर दें, तो कहना नहीं और एक रीजन ऐसा बताना है। ये तो एनालिटिकल है, मैं लिखवाऊंगा आपको, आप चिंता ना करें, आप समझ लें पहले। एक दूसरा जो खराबी हमने डिस्कस किया, जो वीकनेस है उसी में स्ट्रेंथ भी छुपा हुआ है। आइए देखते हैं दूसरा वीकनेस क्या देखा हमने। हमने बड़ा खराब सा मॉडल अपना लिया, चलिए देख लेते। ये मॉडल अपनाया है, यहाँ है, ये है साहब सबॉर्डिनेट कोर्ट, और हाई कोर्ट में इसका अपील गया और सुप्रीम कोर्ट गया, और हमने कहा कि डिले हो जाता है, हम ऐसा देखें। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत है? डिले हैपेंस इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में डिले होता है, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डिले से दिक्कत नहीं। जैसे ये नहीं होती, थोड़ी देर के लिए फर्ज के लिए हटा दिए, तो सारे प्रशासनिक अधिकारी कहां जाएंगे? सीधा यहाँ या वहां, ठीक है? चाहिए इसमें जो लोग बैठते हैं वो कोई आईएएस अधिकारी तो नहीं होते, कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होते, कैबिनेट कमेटी में अपॉइंटमेंट में बैठे नहीं होते हैं, उनको एसीआर का नॉलेज नहीं है, प्रशासन का रूल्स रेगुलेशन का पता नहीं है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उसका पता नहीं। पता किस बात है? लॉयर है। जस्टिस कौन होता है? लॉयर, थोड़ा एक्सपीरियंस लॉयर है। 10 साल का एडवोकेसी हो गया तभी आप इसमें जाते हैं, यही है ना? बस जस्ट लॉयर। आपने पढ़ा है, थॉट पढ़ा है, फैमिली लॉ पढ़ा है, आपने ये पढ़ा, वो पढ़ा, जुडिशियल सिस्टम पढ़ा, एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पढ़ा ना। एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस आपके यहाँ नहीं है, आपके यहाँ मामला आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का, आप कैसे उस पर न्याय कर सकते हैं? तो उसको जो न्याय करते हैं या होंगे वो भी अन्याय के जैसा होगा। अब आप देखिए, कैट ने कोई डिसीजन दिया है, इनके डिसीजन अपील के रूप में यहाँ गए, तो हाईकोर्ट मानता है कि कैट क्या बोल रहा है इस मामले में, बता रहा है। तो जब जजेस पढ़ेंगे, आगे डेट देंगे, तो उनके लिए भी, जज के लिए भी तो ये ट्रेनिंग है। तो ऐसे ऐसे ये कमेटी काम करती है और ये वाला नहीं हुआ। इस आपको हमने बताया था, महारत्ना कमेटी के लिए, महारत्ना कंपनी के लिए एपेक्स कमेटी डील करती है, उसका कोई प्रोसीजर है। तो अगर कोई मामला पहुंच गया यहाँ पे तो पूछेंगे ना कि एपेक्स कमेटी का रिपोर्ट बताना जरा, क्या हुआ, कब मीटिंग किया, उसमें क्या क्या बात हुआ है। तो चल गया कि होना ऐसा चाहिए था, कैट ये कह रही है, इसमें ये हुआ है, तो क्या डिसीजन अच्छा हो जाएगा? तो अब इसके डिसीजन को पढ़ करके अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज अगर कोई डिसीजन देते हैं तो क्वालिटी पहले से अच्छा हो जाएगा, खराब हो जाएगा? अगर मामला प्रशासन का है अच्छा हो, तो ये क्या है? न्याय की गुणवत्ता में सुधार हो, लगातार सुधार और विकास हो रहा है। इसीलिए इसको भंग नहीं करना चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए, और इसने समय की मांग को पूरा किया, इसके लिए बनी। ठीक है, लिखिए नीचे एक टाइटल दे दीजिए, चुनौतियों के बावजूद भी कैट के अस्तित्व का औचित्य। चुनौतियों के बावजूद भी कैट, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अस्तित्व का औचित्य, रैशनल क्या है, क्यों हमने इसको रखा है, क्यों ये बनी हुई, अंडरलाइन कर दीजिए। अब लिखिए, बिना पॉइंट में डाले, पैराग्राफ में, एनालिटिकल है तो ऐसा ही लिखिए। देखिए, कैट कार्मिक मंत्रालय से एक संलग्न, कार्मिक मंत्रालय से एक संलग्न कार्यालय है, संलग्न कार्यालय है। यह है, फुल स्टॉप के बाद यह है, भर्ती, प्रशिक्षण, कार्य के घंटे जैसे मामलों पर विचार करते हैं, और सिविल सेवा में बेहतर भर्ती, सिविल सेवा में बेहतर भर्ती, पदोन्नति, प्रशिक्षण, पदोन्नति
प्रशिक्षण, इत्यादि पर क्या होना चाहिए, इसके लिए सबसे अनुभवी संस्था है, अनुभवी संस्था है यह। ऐसे मामलों पर जो निर्णय प्रस्तुत करती है, जो निर्णय प्रस्तुत करती है, उसे कार्मिक मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से भी सूचित करती है। वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से कार्मिक मंत्रालय को भी सूचित करती है। जिसके परिणाम स्वरूप कार्मिक मंत्रालय भविष्य में बेहतर नीतियों का निर्माण, करता है। पैराग्राफ छोड़कर इतना ही नहीं, एंग्लो सेक्शन को अपनाने की वजह से अगर कैट के विरुद्ध अपील हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में होता भी है तो इससे न्यायाधीशों को प्रशासनिक तकनीकों, प्रशासनिक नियम एवं विनियम, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में जानने का अवसर मिल जाता है। परिणाम स्वरूप न्याय की गुणवत्ता में अभिवृद्धि होती। अतः कहने की आवश्यकता नहीं है कि कैट ने समय की मांग को पूरा किया है, और इसे भंग नहीं किया जाना चाहिए। है ना? तो ये तो अपनी प्रासंगिकता को आपने देखा, लेकिन कुछ आरोप या दाग लगे हैं इस पर, तो कुछ सुधार के लिए बात पहले में तो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा और अच्छा हो जाए। नीचे सब टाइटल दे दीजिए, सुधार के उपाय, थोड़ा और कैसे सुधार कर लें इसमें लिखिए पॉइंट्स। सबसे पहला, कैट के निर्णय को हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की भांति अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए, ताकि नागरिकों में उनके अधिकारों के प्रति अधिक समझ एवं जागरूकता का विकास हो। नागरिकों में उनके अधिकारों के प्रति अधिक समझ और जागरूकता का विकास हो। ठीक है? देखिए, जैसे आप अखबार पढ़ते हैं तो अक्सर आप देखे होंगे कि भाई कर्नाटक हाईकोर्ट ने एजुकेशन कोर्ट में ऐसा कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वैसा कहा। ये कभी आप कैट का डिसीजन देखते हैं? नहीं आता। वो लोग खुद जबरदस्त गोपनीयता बनाए रखते हैं। तो इसको बनाया क्यों? अभी आपसे पिछले बैच में एक बच्चे ने पूछा कि सर अगर ऐसे पारदर्शी बना देंगे तो बहुत सारे लोग केस करने लगेंगे, तो बनाया किस लिए है हमने? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई मामला सामने आए कि भाई एक व्यक्ति को सामान भेज रहा था, कहीं चला गया, उसने 5 गुना जुर्माना करवाया रेलवे पर, तो उसे दूसरे को बांटोगे, तुम्हें हमने बाइक भेजा था, मेरा एक हैंडल तोड़ कर दिया भाई, तो नया बाइक लाओ, तो वो भी जाएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है? ये सोचिए हमारा एटीट्यूड किस तरह का है। तो फिर हम सिस्टम क्यों बनाएं, या फिर हम क्यों चिंता करते हैं कि प्रशासन में भ्रष्टाचार है? क्यों नहीं रहेगा जब हम ये सोचते हैं कि अगर पारदर्शिता बढ़ा देंगे, लोग जान जाएंगे तो केस ज्यादा होने लगे।
19 बेंच है, 19,000 बेंच क्यों ना बनाए? 69 मेंबर है, 600 6,900 मेंबर क्यों ना बना ले? और अगर भारत के लोगों को इससे लाभ होता हो तो ये सिस्टम के लिए तो ठीक ही है ना। तो ये एटीट्यूड का भी इशू है। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है। इसके डिसीजंस में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो एडवर्टाइज नहीं करते, बताते नहीं, तो ऑर्गेनाइजेशन डांट खा के चुप लगा जाता है कि हमें डांट पड़ गई है। इसमें यूपीसी भी शामिल है, कस्टमर को नहीं पता चलता कि किस बात के लिए डांट लगी है ना, ये है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग को ये पता ही नहीं कि कौन सा मामला कहाँ पे ले जाना चाहिए। वो लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ था ना, तो कैट के लिए आंदोलन हो जाए तो अच्छा है, या एक आंदोलन इसी बात के लिए कि आओ आज जाने कि कौन सा मामला कहाँ पर ले जाए। और कोई एनजीओ या कोई ऐसा तो नागरिकों को पूरी सभा में बुला करके और साधारण भाषा में जो आम नागरिकों से कनेक्ट कर पाए, उनको समझा पाए कि देखो कौन से मामले रेगुलेटरी अथॉरिटी में ले जाने चाहिए, कौन से मामले कहाँ ट्राइब्यूनल में ले जाने चाहिए, कौन से कहाँ ले जाने चाहिए, तो आपको फायदा ज्यादा होगा, जल्दी हो। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे कि किस चीज का इलाज कौन से अस्पताल में होगा, अगर हम जाने तो इलाज जल्दी हो जाएगा, नहीं तो यहाँ वहाँ किसी किसी चीज का साइड इफेक्ट होता रहेगा, दवाई कुछ खाएंगे बीमारी कुछ रहेगी, है ना, ये है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रशासनिक अधिकारियों को जब न्यायाधीश के रूप में पदस्थापित किया जाता है तब उन्हें कानून का गंभीर प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे न सिर्फ नागरिकों में ट्रस्ट विश्वास बढ़ेगा, बल्कि लगभग न्यायाधिकरणों के निर्णय अंतिम होने लगेंगे। ठीक है, देखिए पॉइंट समझिए क्या है। जैसे मामले हम लेके जाते हैं सामान्य न्यायालय में, तो क्या है भाई, जो न्याय का किताब नहीं पढ़ा है वो न्यायाधीश ना बने, है ना, हमारे यहाँ यही सोच है। प्रशासनिक अधिकारी को न्याय का किताब पढ़ा दें, उसके डिसीजन पर विश्वास हो जाएगा ना कि भाई ये न्यायिक मामले को जानता है, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा डॉक्टर है जो उस चीज का इलाज कर लेता है, तो हम लोग वहां नहीं जाएंगे अपील करने, फिर हो जाएगा। ब्रिटेन ने यही किया, अमेरिका ने यही किया, पूरा तरीके से एंग्लो सेक्शन को बदल के कॉन्टिनेंटल नहीं अपनाया, किसी को सेट कर लिया, थोड़ा ट्यून कर लिया तो ठीक हो गया। हम लोग ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, कर नहीं रहे। तीसरा, ई गवर्नेंस के उपयोग के माध्यम से शीघ्र विवादों के निपटारे पर बल देना चाहिए, शीघ्र विवादों के निपटारे पर बल देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का विकास करते हुए आम नागरिकों को इसकी खूबियों के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रिब्यूनल के उद्देश्य की पूर्ति हेतु, ट्रिब्यूनल या न्यायाधिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु इसमें सस्ता न्याय, शीघ्र न्याय प्राप्त हो, सिर्फ साक्ष्य के आधार पर, सामान्य न्यायालयों की भांति सिर्फ साक्ष्य के आधार पर सामान्य न्यायालयों की भांति निर्णय न हो, बल्कि नागरिकों और ग्राहकों के हित में प्रशासन को क्या करना चाहिए, प्रशासन को क्या करना चाहिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली में अंतर्निहित चुनौतियों
वर्णन करें और सुधार के लिए उपाय सुझाएं। ठीक है, 150 में भी 250, 250 में जैसे ही गया तो चले जाइएगा पीछे, क्या क्यों कैसे बताने लगिएगा, ये क्या है, कब बना, क्यों बना, कैसे, कितना मेंबर होता है, चेयरमैन कैसा है, जुडिशियल मेंबर होता है, वो होता है, ऐसा होता है, डायग्राम वायग्राम बना के अच्छे से भरा पूरा दिखे, हर संसार ऐसा दिखाना। 150 में सीधा सीधा काम का बात एकदम डायरेक्ट उतर जाना है, एक दो लाइन लिख के बस। ठीक है, एक क्या है, सांविधिक संस्था है जिसकी स्थापना 1985 में हुई और नागरिक प्रशासन के विवाद के निपटारे के लिए ऐसा ऐसा बनाएंगे और सीधे पॉइंट पे आएगा। अगला सवाल, एंग्लो सेक्शन के प्रभाव की वजह से, एंग्लो सेक्शन के प्रभाव की वजह से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अनेक अंतर्निहित चुनौतियां, अनेक अंतर्निहित चुनौतियां दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से इसे भंग करने के लिए तर्क दिए जा रहे हैं, इसकी वजह से इसे भंग करने के लिए हाल के वर्षों में तर्क दिए जा रहे हैं, ऐसा लिख दीजिए, जिससे इसे भंग करने के लिए हाल के वर्षों में दिए जा रहे हैं, फुल स्टॉप, फिर भी कॉमा, किन वजहों से इस संस्था ने, किन वजहों से इस संस्था ने अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है, बनाए रखा है, टिप्पणी करें। ठीक है, तो अब कुछ ऐसे प्रश्न के लिए तैयार हमें रहना है आगे, या अगर ट्राइब्यूनल या क्वासी जुडिशियल बॉडी से कुछ क्वेश्चन हुआ तो इस तरीके से हम बात कर ले जाएंगे। यूपीएससी ने एक क्वेश्चन ऐसा भी बनाया है जो बहुत ही सिंपल है, कभी आया भी है, और अब चूंकि आप ये सब देख चुके हैं, एक ये भी क्वेश्चन इन्होंने फ्रेम किया था, कभी इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, एक लिख दीजिए, 2016 का क्वेश्चन है, एक सवाल लिख दीजिए, और अर्ध न्यायिक या न्यायिकवत निकाय से क्या तात्पर्य, अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। अर्ध न्यायिक निकाय से क्या तात्पर्य है, ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अब आपके पास आसानी से कहने के लिए बातें हैं, क्या है, क्या आप कहना है, उस ट्राइब्यूनल की बात कर लीजिएगा और रेगुलेटरी अथॉरिटी से कह दीजिएगा। ठीक है, आपको पढ़ाया है अर्ध न्यायिक संगठन, छुट्टी के पहले, छुट्टी के बाद, पहले और बाद को जोड़ करके कंटेंट निकाल लेना है, और दो ही चीजों का इस्तेमाल करिए, ट्राइब्यूनल्स के और रेगुलेटरी अथॉरिटी के। और क्वेश्चन नंबर 8 में तो ज्यादा लिखने का मतलब बहुत इतना नहीं कि सारा ज्ञान बता ही दे, सारा मुद्दे डिस्कस कर दे या बता ही को छोड़ेंगे, ऐसा नहीं। 150 शब्द में ये बात कहना था, इजी था। 2016 में 2016 में सवाल पूछा गया, आसानी से आप कर पाएंगे, कहानी खत्म हो गई। तो क्वासी जुडिशियल बॉडी भी हमने देख ली है ना। वो एक नया चैप्टर देख लेते हैं, ई गवर्नेंस का। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो बड़े साफ सुथरे तरीके से सिलेबस में नजर आते हैं, उनमें से ये है। इसका दर्शन कर लें कि कैसा नजर आता है, सिलेबस होगा हमारे पास। सीधे यूनिट नंबर 15 में आ जाइए। 15 में आएंगे तो हम लोग जहां काम कर रहे हैं वो लिखा हुआ है, पारदर्शिता उत्तरदायित्व, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। हमने संघ में, राज्य में काम किया, कार्यपालिका के यानी खास करके प्रशासनिक कार्यपालिका को देखा, इनके बीच के संबंधों को, फेडरल डिस्प्यूट्स देख लिए जो हमें दिखाई दिए। दो ही चीज लिखा हुआ है, एक तो ई गवर्नेंस, और क्या क्या ई गवर्नेंस में पढ़ना ये भी लिखा हुआ है, इसका एप्लीकेशन क्या है, अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग, इसके मॉडल्स क्या हैं, इसके सक्सेसेस क्या है, सफलता क्या है, कहानी क्या है, सफलता की ढेर सारी केस स्टडीज भी हम देखेंगे। जैसे यूपी की मध्य प्रदेश की ज्ञानोदय परियोजना, कर्नाटक की भूमि परियोजना, ठीक है, ये इसकी सफलता की कहानी है बहुत सारी। गति शक्ति योजना, अब आप योजना में पढ़ते जरूर है कि युवाओं को रोजगार देने के लिए, ऐसा ऐसा करने के लिए है, ई गवर्नेंस का इस्तेमाल है। ठीक है, ढेर सारे सिस्टम्स हम देखेंगे, लिमिटेशंस क्या है, मतलब कमियां, सीमाएं क्या है, ये भी पढ़ना है, क्षमता क्या है इसमें, पोटेंशियल क्या है, और कुछ बात और जोड़ में, रिफॉर्म, इसके बिना कैसे पूरा होगा, जो नहीं लिखा है उसको जोड़ में, यही सब मिला जुला के पढ़ना है, बस ई गवर्नेंस हो गया। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। ये चैप्टर है साहब, ई गवर्नेंस। गवर्नेंस आप जानते ही हैं, और उसको ई लगा दीजिए, बस ई गवर्नेंस हो गया, खत्म, चैप्टर खत्म, है ना। यूज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नेंस इज कॉल्ड ई गवर्नेंस। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। परिभाषा इसकी क्या है, जब गवर्नेंस में या शासन व्यवस्था में सूचना एवं संचार तकनीक का अनुप्रयोग किया जाए तो इसे ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, गवर्नेंस क्या होता है आप पढ़े हैं, साधारण भाषा में कहें, एकदम किताबी या जो आप एकदम परिभाषा वाली औपचारिक भाषा में लिखे होंगे उससे हटके, कम खर्च हो, काम अच्छे से, इफिशियंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस, कम से कम एफर्ट, कम से कम खर्चे पर बढ़िया काम हो जाए, ये गवर्नेंस है। ठीक है, तो इसमें डिजिटल माध्यमों का प्रयोग कर ले, सूचना संचार तकनीक का प्रयोग कर ले, चाहे वो डायरेक्ट फंड ट्रांसफर की बात हो
मान लीजिए पहले पैसा देने के लिए हम ठेकेदार को दें, वो चोरी कर ले, या पंचायती राज संस्थाओं को दें, उसे मुखिया सरपंच या ग्राम प्रधान निकालें, पीछे में रह जाए और तब कस्टमर तक पहुंचे, इससे अच्छा है डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो जाए, टेक्नोलॉजी का यूज कर लें। आप कहीं पे अप्लाई करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और हम आपको एसएमएस अलर्ट के माध्यम से बताएं कि आपका प्रोसेस शुरू हो गया, 20 दिन के अंदर आपको मिले, फिर बताएं कि हाँ परिवहन डिपार्टमेंट के एमएलए में ओके कर दिया, ये डॉक्यूमेंट कम है, कल आकर दे दीजिए, ये आपको बताते रहे एसएमएस अलर्ट्स, तो आपको अच्छा लगे, सेटिस्फैक्शन बनेगा आपका। ठीक है, यही है। तो सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग करके लिख दीजिए। शासन व्यवस्था में सूचना एवं संचार तकनीक का अनुप्रयोग शासन व्यवस्था में सूचना एवं संचार तकनीक का अनुप्रयोग ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस कहलाता है। ठीक है, बीच में एक लाइन खींच दीजिए अपने कॉपी में और लेफ्ट साइड में लिख दीजिए ई गवर्नेंस और दाहिने साइड में लिख दीजिए ई गवर्नमेंट। ई शासन व्यवस्था और ई सरकार, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस, और दाहिने साइड में ई गवर्नमेंट, ई सरकार, इलेक्ट्रॉनिक सरकार। क्या है भाई, दोनों में अंतर को समझते हैं। जो ई गवर्नेंस जब हम बोलते हैं ना, तो गवर्नमेंट टू कस्टमर एंड कस्टमर टू गवर्नमेंट, समझ में आया। जैसे हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं सरकार से, बिजली पानी गैस सप्लाई कुछ आया, हम इसके बदले में ऑनलाइन पेमेंट कर दिए, ये जो रिलेशनशिप है ये कैसा है, ई गवर्नेंस का एग्जाम्पल। सही एक शब्द था ई कॉमर्स, जब कॉमर्स में ई लगा दें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो गया। कॉमर्स का मतलब क्या होता है, वाणिज्य का मतलब खरीद बिक्री, सेल परचेज। जब डिजिटल साधनों से सेल परचेज होने लगे, जैसे आपने डिजिटली किसी को फूल भेज दिया ऑनलाइन बुक कर, ठीक है, तो वो पहुंच गए। ठीक है, ये क्या है, ई कॉमर्स है। अमेजॉन से आपने कुछ लिया, ई कॉमर्स है। ठीक है, ई गवर्नेंस में ऐसा ही सरकारी जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे और कस्टमर के बीच के रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है। ई गवर्नमेंट में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश होते हैं, चाहे तो सरकार या सरकार की एजेंसियों के बीच। जैसे पहले क्या होता था, हम जैसे बिजली का हम ग्रिड में डाल देते थे बिजली, राज्यों को इससे यूज करने के लिए देते थे। ठीक है, एनटीपीसी आप जानते हैं, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक संस्था है, एक सरकारी कमारत्ता कंपनी है जो बिजली करके ग्रिड में डाल देती थी और लोगों को मिला। अब फिर कहते थे हम लोग कि राज्य सरकार से पैसे लाओ, राज्य सरकार कहती थी हम गरीब आदमी हैं, पैसे ना ले हमसे, राज्य सरकार की स्थिति अब बढ़ चुके हैं, अनुदान है उसी पर निर्भर रहती है, उनको हमेशा दुखी रहता है। इसी तरह की स्थिति है। उसका मूल कारण क्या था, हम भारत के लोग डायरेक्ट बिजली ऐसे ही ले लेते थे, मीटर मीटर को चक्कर या चुंबक लगा दिया, उल्टा घुमा दिया, ऐसा वैसा कर दिया। अब तो ऐसा है नहीं, पूरे हिंदुस्तान में विद्युत बोर्ड कॉर्पोरेटाइज हो गया, अब गवर्नेंस करिए बिजली है। अब ये पुराना बिजली नहीं है, ठीक है, जिसमें से लोक क्षेत्र की संस्था थी, अब हमने वायर के ऊपर वो ढक दिया उसको, तो वैसे नहीं लगे, कोई कट करेगा कुछ करेगा तो ऑफ हो जाएगा, करंट मार देगा, पता चल जाएगा, मार के पकड़ के अरेस्ट करके ले जाएंगे। सारे मीटर मीटर चेंज हो गए, गए जमाने तो उल्टा घूमता था मीटर, और अभी आप सोचे नहीं तो मीटर चलना शुरू हो जाएगा, ऐसा मीटर लगा, बिजली बिल देना ही देना पड़ेगा। ये ऐसा राज्य सरकार ने किया क्यों, क्योंकि ये तो स्टेट डिपार्टमेंट है ना, इलेक्ट्रिसिटी, जल बोर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो जबरदस्त भ्रष्ट संस्था में से एक रहा है, तो स्टेट्स में हुआ कैसे, ई गवर्नमेंट की वजह से। अब हमने सिस्टम बदल दिया, अब हमने एक सुपर कंप्यूटर लगा दिया, मैन हैंडलिंग खत्म हो गया, तीन राज्यों पर बातचीत बंद। केंद्र सरकार ने कहा कि ये सुपर कंप्यूटर है, तो बिजली चाहिए, हम नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली लेते हैं, आकर रिचार्ज करा लें, सब अपना मोबाइल रिचार्ज करते हैं कि भाई इतना डेटा खत्म हो गया, अब ये इतना पैसे करिए, आकर रिचार्ज करा, उतना का बिजली आपके ग्रिड में चला जाएगा, वहां से लेते रहे। ठीक है, इससे पहले कि वो खत्म हो, रिचार्ज कर लो, वरना अंधेरे में रहने के लिए तैयार हो। तो उनका पूरा वीआईपी क्षेत्र जहां पे उनके एमएलए रहते होंगे, विधानसभा चल रहा होगा, उनकी बैंकिंग सिस्टम खराब हो जाएगी, वहां पर नागरिक विद्रोह कर देंगे, किसान चिल्लाने लगेंगे, तो डर के मारे क्या करते हैं, पैसे देते हैं तो सुधार भी, पैसा आएगा कहां से, पेड़ पे तोड़ेगा नहीं। कॉर्पोरेटाइजेशन होने का वजह ई गवर्नेंस है, और ये सच्चा केस स्टडी है। इसी की वजह से पूरे राज्यों ने अपने बिजली डिपार्टमेंट को क्या क्या सुधारा। जब कोई रास्ता नहीं है भाई, पैसा मिलेगा नहीं, है ना, तो बिजली नहीं मिलेगी, पैसा नहीं तो बिजली नहीं, केंद्र सरकार ने सिर्फ इतना किया। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशनशिप में जब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाए, तो ये एक एग्जाम्पल है किसका, जो एक्चुअल केस स्टडी हमने आपको बताया ई गवर्नमेंट का। तो लिखते हुए चलिए थोड़ा सा, लेफ्ट साइड में लिखिए पहला, इसमें सरकार और प्रशासन तथा नागरिक और ग्राहक के बीच के संबंधों को डिजिटल माध्यमों से सुनिश्चित किया जाता है ना। दाहिने साइड ई गवर्नमेंट में ई सरकार, इसमें सरकार और सरकार के बीच की अंतःक्रिया, सरकार और सरकार के बीच की अंतःक्रिया डिजिटल साधनों से देखने को मिलती है, अंतःक्रिया देखने को मिलती है ना। अभी आपको एग्जाम्पल बताया। दूसरा लेफ्ट साइड में, इसमें मूलतः ई गवर्नेंस में, इसमें मूलतः बिलों के भुगतान, शिकायत निवारण, बिलों के भुगतान, शिकायत निवारण,
पर बल दिया जाता है। ई गवर्नमेंट में लिखिए दाहिने साइड में, इसमें सरकारों के बीच सूचना के आदान प्रदान, सरकारों के बीच सूचना के आदान प्रदान और सरकार में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए बल दिया जाता है। ठीक है, बल दिया जाता है। जैसे आप जीएस पेपर 4 में एथिक्स में देखेंगे, एक चैप्टर है ना, कि सूचनाओं के आदान प्रदान एवं सरकार में पारदर्शिता, इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड ट्रांसपेरेंसी इन द गवर्नमेंट। कौन सी यूनिट में? प्रोबिटी इन गवर्नेंस, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। प्रोबिटी क्या होती है? ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द कस्टमर टुवर्ड्स द सर्विस प्रोवाइडर। नागरिकों और ग्राहकों में शासन व्यवस्था या सेवा प्रदाता के प्रति क्या है? विश्वास, ट्रस्ट। कैसे बनेगा? पारदर्शिता से, गुडविल कैसे? पारदर्शिता से होगा, ऑब्वियस है। तो ये प्रोबिटी के लिए भी काम आती है। ठीक है, एग्जैक्टली काफी चीजें ओवरलैपिंग है। जैसे आप देखेंगे सेकंड पेपर में सिटीजन चार्टर एक ही जैसा है, आरटीआई पे यहाँ वहां दोनों जगह सवाल है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पैसा है, तो इसमें काफी ओवरलैपिंग नेचर दिखाई। लेफ्ट साइड में तीसरा ई गवर्नेंस, इसमें नागरिकों को सशक्त एवं जागरूक बनाने और ग्राहक संतुष्टि को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है। ग्राहक संतुष्टि को सुनिश्चित करने पर बल दिया जाता है ना, दाहिने साइड। ई सरकार में, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट, इसमें निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग, नीतियों के निर्माण, पॉलिसी मेकिंग, इसमें निर्णय निर्माण, नीति निर्माण, वार्षिक प्रतिवेदन के विकास, वार्षिक प्रतिवेदन के विकास पर बल दिया जाता है ना। तो गवर्नमेंट के बीच में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके हम पॉलिसीज अच्छा बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, हम एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, ये सारी चीजें हैं। लेफ्ट साइड में अगला, यह ई गवर्नेंस में यह साधन है, इट इज एसोसिएटेड विद द मीन्स रादर देन एंड्स। यह साधन है, दाहिने साइड में ई गवर्नमेंट, इसका संबंध साध्य से है। इट इज एसोसिएटेड विद द एंड्स रादर देन द मीन्स। इसका संबंध साध्य से, साध्य का मतलब लक्ष्य, मतलब हमारे लक्ष्य अंतिम रूप से क्या है? सरकार में सुधार हो जाए। ई गवर्नेंस के रास्ते हम ई गवर्नमेंट में रिफॉर्म करना चाहते हैं, और वो बिना ई गवर्नेंस के नहीं हो सकता। ई गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता। साधन क्या है? ई गवर्नेंस। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रशासन जो है नागरिकों को मारे पीटे, गोपनीयता रखे, उनको अच्छी सेवाएं ना दे और सरकार में कार्यकुशलता बढ़ जाए, ऐसा संभव है? नहीं है। तो वो मीन्स है, ये एंड्स है। नेक्स्ट लेफ्ट साइड, ई गवर्नेंस के माध्यम से, ई गवर्नेंस के माध्यम से ग्राहकों के सशक्तिकरण पर कार्य करते हुए शासन व्यवस्था में प्रोबिटी या ईमानदारी, शासन व्यवस्था में प्रोबिटी या ईमानदारी, ईमानदारी का मतलब अच्छा इंग्लिश प्रोबिटी नहीं है। प्रोबिटी इज व्हाट? ऑनेस्टी इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रोबिटी। ऑनेस्टी का मतलब है कि हिडन जो इंटरेस्ट है ना, ये क्लासेस ऑफ इंटरेस्ट की समाप्ति, उसकी पूर्ण घोषणा करना, जो लाभ हमें मिलने वाला है उसकी पूर्ण घोषणा करना ईमानदारी है। प्रोबिटी क्या है? ग्राहकों का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस शासन व्यवस्था के प्रति। तो दो चीज है, लेकिन अब यूपीसी ने हिंदी ट्रांसलेशन किया ईमानदारी प्रोबिटी का, सिलेबस देखेंगे तो ऐसा। तो ये अभी अलग बात है। अब प्रोबिटी शब्द लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। शासन व्यवस्था में ईमानदारी क्या लिखे? पूरा पढ़ के बताइए, पूरा पढ़िए शुरू से। ईमानदारी पर बल दिया जाता है। दाहिने साइड में आ जाइए, ई गवर्नमेंट में, इसमें लोक क्षेत्रक, पब्लिक सेक्टर की कार्य संस्कृति में सुधार करते हुए सरकार की कार्यकुशलता में अभिवृद्धि की जाती, ठीक है। बाएं दाएं से नीचे उतर जाइए, मॉडल्स क्या है इसका देखिए। प्रतिमान, छोटा सा टाइटल दे दीजिए, ई गवर्नेंस के प्रतिमान है, मॉडल्स ऑफ ई गवर्नेंस। एक है ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल या प्रतिमान, ठीक है। दूसरा है कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, है ना, तुलनात्मक विश्लेषण का प्रतिमान।
तुलनात्मक विश्लेषण का प्रतिमान। तीसरा है ई एडवोकेसी, या इसको कहते हैं ई मोबिलाइजेशन भी कहते हैं। क्या है? ई एडवोकेसी या ई मोबिलाइजेशन। ठीक है, ई मोबिलाइजेशन। हो गया 3। अब एक एक करके देखेंगे, लिख लिए हैं। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग मॉडल, कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, तुलनात्मक विश्लेषण का प्रतिमान, ई एडवोकेसी या ई मोबिलाइजेशन। डन। हम लोग मॉडल्स पे बात कर रहे हैं, उन मॉडल्स पे नहीं जो रैंक पे चलते हैं। ई गवर्नेंस के मॉडल पे बात हो। नेक्स्ट इसका है क्रिटिकल पाथ मॉडल, है ना, क्रांतिक पथ, क्रांतिक पथ प्रतिमान। आप इसको अगर क्रिटिकल पाथ ही लिखेंगे ना, ज्यादा सुखी रहेंगे, है ना, क्योंकि पढ़ने वाला भी लगेगा कि ऐसा कौन सा बात बताया। अब ज्यादा अच्छा है इसी पे चलिए, क्रिटिकल पाथ मॉडल। ठीक है, और एक और है इंटरैक्टिव मॉडल। इंटरैक्टिव मॉडल अंतरक्रिया प्रतिमान हो सकता है, लेकिन आप इस पर ऐसा ही लिखिए, इंटरएक्टिव प्रतिमान या मॉडल। तो ये भी मॉडल है। क्या क्या लिख दिए? ब्रॉडकास्टिंग मॉडल और कंपैरेटिव एनालिसिस मॉडल, ई एडवोकेसी, ई मोबिलाइजेशन मॉडल और क्रिटिकल पाथ मॉडल या क्रांतिक पथ प्रतिमान, इंटरैक्टिव मॉडल, है ना, अंतरक्रिया प्रतिमान। जितना समय अवेलेबल है उसको एक तो कर ही सकते हैं, इसको लिख दीजिए ब्रॉडकास्टिंग, है ना। टाइम लग जाएगा, आपको कैसे पता है इसमें टाइम लग जाएगा? अभी है थोड़ा सा समय है। आज लोग छुट्टी के बाद आए हैं तो आज कॉपी भी नहीं, तो चलो फिर कल देखो।